तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो लास्ट सेशन में क्या किया, कंडक्टर्स हम डील कर रहे थे। कंडक्टर्स में हम कहाँ तक पहुंचे थे, जो चार्जेस हैं हमारे कैसे इंड्यूस हुए, राइट। उसके बाद लास्ट में हमने एंड किया था कहाँ पर, यूनिकनेस थ्योरम के ऊपर, राइट। और अभी हम उसकी एप्लीकेशन करने वाले हैं, और वो कहाँ पर काम आती है, हमें इमेज मेथड के अंदर काम आती है। तो अभी हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इमेज मेथड के साथ। इमेज मेथड हमारा काम कैसे करता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना होता है उसके बारे में देखिए। फोकस चल रहा है ना शायद से, ओके। तो आप फिर शुरू करते हैं। तो देखो गाइस क्या सीन है। सबसे पहले हमारे पास एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एक क्या कंडक्टिंग शीट है, ये मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। इसके सामने मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज क्यू ऐसे, ठीक है। अभी लेट्स से मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पर ये चार्ज शीट है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, राइट। अब मेरे को करना है लेट्स से इधर फील्ड फाइंड आउट करनी है, या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो शीट के ऊपर मेरे को सिग्मा तो नहीं पता है, किसका सिग्मा क्या निकल के आएगा, निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता है कि सिग्मा क्या है, नहीं पता है ना हमें, ओके नाइस। अब ये चार्ज पार्टिकल है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं ना, हम एक यहाँ पर इसका एक इमेज चार्ज बनाते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इमेज चार्ज कैसे बनाएंगे गाइस, ये शीट जो ग्राउंडेड है, इस इमेज चार्ज को हम कैसे बनाएंगे कि इस शीट के ऊपर अभी भी मेरे पास क्या रहे, पोटेंशियल जीरो रहे। ये चार्ज ऐसे प्लेस करवाया जाता है, ये चार्ज क्यू है, सेम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया जाएगा, राइट। अगर तुम इस शीट के ऊपर देखोगे, शीट के हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, क्या है, पोटेंशियल जीरो है। तो ये चार्ज पुट करने के बाद भी शीट के ऊपर पोटेंशियल जीरो, और तब ये ग्राउंडेड थी तब भी मेरे पास जीरो है। तो ये जो मेरे पास सिस्टम था ना शीट का और चार्ज का, इसको मैं रिप्लेस करवा दूंगा सिर्फ इन दो चार्ज के सिस्टम से, ठीक है। और यहां पर जो बाउंड्री है ना, ये वाली शीट का, इसमें बाउंड्री बोल रहा हूं इसको, ये शीट मेरे पास बाउंड्री है, ठीक है। ये जो मेरे पास यहाँ पर बाउंड्री है, इसके ऊपर पोटेंशियल स्टिल क्या है, अभी भी यहाँ पर जीरो है। जैसे मैंने यहाँ पर शीट हटा दी है, ग्राउंडेड हटा दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या, जीरो पोटेंशियल है। क्वेश्चन क्या था ना जैम का, तो एक नेगेटिव चार्ज हो प्लस चार्ज हो, यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो रहता है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, क्यों है, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है, जस्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और डिस्टेंस सेम है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर कैंसिल आउट कर जाएगा, राइट, ओके। तो ये बाउंड्री सेम है। राइट हैंड साइड की मेरी चार्ज डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुई, नहीं ना। बाउंड्री भी सेम है, चार्ज डेंसिटी भी वैसी की वैसी है। तो अपने पास यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, इन दो पॉइंट चार्जेस को मानते हुए। लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चार्ज आया है ना, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इधर मैं रिजल्ट्स नहीं लगा सकता, लेकिन राइट हैंड साइड चीजें हमारी एप्लीकेबल हैं। तो राइट हैंड साइड के ऊपर में जो सिस्टम था मेरे पास, जहां पर एक शीट थी जिसको हमने ग्राउंड कर रखा था और एक पॉइंट चार्ज था, उसको हमने रिप्लेस करवा दिया दो पॉइंट चार्जेस के साथ, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। और ये ऐसे प्लेस किए गए हैं कि अपने पास यहाँ पर जो एक ग्राउंडेड शीट थी ना, उसके जगह पर क्या रहे, जीरो पोटेंशियल रहे। तो ये क्या हमारा इमेज मेथड है। तो यानी कि जस्ट हम एक ऐसे चार्जेस एज अ इमेज चार्ज ले लेंगे जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जीरो पोटेंशियल बन रहा हो, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्रॉब्लम को सोल्व करवा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं राइट हैंड साइड सोल्व कर सकता हूँ, मैं इससे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने यहाँ पर चार्ज लेकर के आए हैं, और चार्ज लेकर के आए हैं तो इसका मतलब हमने डेंसिटी चेंज करवाई है। डेंसिटी चेंज करवाई इसका मतलब क्या है, इस रीजन के अंदर हमारा पोटेंशियल बदलेगा, ओके। तो सिर्फ इस रीजन की बात करनी है हमें राइट हैंड साइड। आई होप कि चीज क्लियर होगी सभी को, राइट, ओके। तो आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। अभी हम बात करते हैं आगे की। तो देखो क्या करना है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, वो निकाल लोगे। लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो एक ये वाला है एक ये वाला है, जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए करते हैं गाइस वैसे हम निकाल लेंगे। रैंडम किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो बस काम यही करना होगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो आते हैं कि इनके आपस में फोर्स क्या लगा रही होगी, ठीक है। मतलब कि जो कंडक्टिंग शीट है वो इस चार्ज क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, या फिर जो चार्ज क्यू है उस कंडक्टिंग शीट के ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ज्यादातर निकल करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर फोर्स की बात कर ली जाए, फोर्स ऑन चार्ज क्यू जो होगा वो क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज से जो यहाँ पर फोर्स फील कर रहा होगा वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन तो हो रहा होगा पहली चीज तो ये, तो आएगा अपने पास माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अपने पास जो डिस्टेंस है बीच में क्या है, लेट्स से 2a है,
क्या ये अपने पास यहाँ पर लेट से 2a है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये अपने पास क्या यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज की ड्यू टू द कंडक्टिंग शीट, दैट्स ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। अब गैस तब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे ना, इसके ऊपर क्वेश्चन एक पहले ना टेस्ट में 2 बार आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, राइट, कि तब ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना जो मैं भी बोल रहा हूँ। तब मेरा ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है इधर से इधर ऐसे, ठीक है, तो क्या इसका डिस्टेंस चेंज होगा, एग्री कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को तब कैलकुलेट करूंगा ना, तो वहां पर ये 2a नहीं लिखोगे तुम उसको, ठीक है, तुम उसको लिखोगे 2x, ठीक है, क्योंकि x मेरे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से वो यहाँ तक आया है तो अब ये डिस्टेंस x है। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है ना, तो उसके उससे इमेज चार्ज ही मूव करेगा, क्या करेगा, इमेज चार्ज ही मूव करेगा। तो ये जो पहले यहाँ पर था तब ये मूव करके यहाँ पर आया है, तो इधर ये डिस्टेंस ही मेरा चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर वो 2x लिया जाता है और फिर वो इंटीग्रेट करवाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो इस पॉइंट को अभी 2 क्लास के बाद हम यूज करेंगे, राइट। अभी के लिए छोड़ता हूं मैं, लेकिन इस चीज का यहाँ पर मैं ध्यान रखने की क्या बोला है कि लेट्स से अगर मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ से हम मूव करते हुए लेकर के आते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क डन से, राइट। तो वहां पर क्या लगेगा, एफ डॉट डी एस लगेगा, राइट, मतलब डी एस वहां पर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, तो एफ डॉट डी एस हम निकालेंगे वहां पर, है ना। तो अपने पास जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, इन 2 चार्जेस के बीच में जो होगी, राइट। वहां पर तुम्हारा ये चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो इमेज चार्ज भी तुम्हारा मूव करेगा, ठीक है। अगर ये चार्ज तुम्हारा मूव कर रहा है तो इमेज चार्ज मूव करेगा, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो भी चेंज होगा, जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो भी चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा। और इसी पॉइंट के ऊपर मेजरली मिस्टेक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर तब ये 2 क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन आया 2 बार आया, और दोनों बार में दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जहां पर तुम गलती करते हो वो वाला भी, और जो सही कर रहे हो करोगे तो वो वाला भी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट का फिर ये क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती होने की जगह है, ये थोड़ा ध्यान देना, राइट। अगर ये वाला चार्ज मूव करेगा तो इमेज चार्ज ही मूव करेगा, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना कि इसकी पोजीशन बोल दिया कि एक बार मैंने यहाँ पर पुट कराया, फिर लेट से मैं उसको यहाँ पर उठा करके इधर ले आया, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे, एक बार इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे, दोनों को सबट्रैक्ट करा दोगे, एंड दैट्स ऑल, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा वर्क डन का भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था अपने पास, यहाँ पर दोबारा से इधर ही आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ते हैं, वर्क डन को छोड़ते हैं, दोबारा से यहीं पे आते हैं, यहाँ पर कहाँ पर, फोर्स के ऊपर। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल वर्जन 1, है ना। तो आई होप कि यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। अब गाइस हम मूव करते हैं आगे। तो जो अगली चीज है, तो किसी ने माइक ऑन किया क्या, अभी माइक तो मैंने ऑफ कर रखा है, कैसे हुआ, चलो आओ देखो आगे की बात करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, जैसे एक शीट की वजह से किया है ना। अब हो सकता है कि 2 शीट भी हो जाए, तो लेट्स से अगर मेरे पास 2 शीट है ऐसे कि एक शीट मैंने यहाँ लगा दी, एक शीट मैंने यहाँ पर लगा दी, इसको भी ग्राउंड कर दिया है, इसको भी ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया क्यू ऐसे। तो अब जो इमेज चार्ज मेरे फॉर्म होंगे ना, वो कैसे होंगे, देखो एक यहाँ पर आएगा माइनस क्यू, एक इधर आएगा प्लस क्यू, एक आएगा माइनस क्यू। ये चार्जेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अगेन गाइस वही सेम चीज कि इन जो कंडक्टिंग शीट है ना मेरे पास, ही कंडक्टिंग शीट के ऊपर मेरे को क्या चाहिए, जीरो पोटेंशियल चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चार्ज चार्ज का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इन चार्ज का सिस्टम लगेगा। अगर इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट के सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर मेरे को जीरो पोटेंशियल लेकर के आना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर 4 चार्जेस लगेंगे। एक ये जो ओरिजिनल चार्ज गिवन था, जो मेरा रियल चार्ज है, और 3 मेरे पास ये इमेज चार्ज है, ठीक है। तो अब जो कंडक्टिंग शीट वाला जो अरेंजमेंट था ना, उसको तुम हटा सकते हो और जस्ट इन पॉइंट चार्जेस को डील कर सकते हो। माइनस क्यू, प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना कि जो रिजल्ट्स एप्लीकेबल रहेंगे वो सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है। जो ये वाला क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर तुम ये लगा सकते हो, क्योंकि बाकी रीजन में तो क्या हुई है, डेंसिटी बदल गई है ना, डेंसिटी बदली है, पॉइंट चार्जेस आ गए हैं वहां पर, इमेज चार्जेस, राइट। तो यहाँ पर तुम रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, तुम रिजल्ट निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है यहाँ पर तुम लगा सकते हो, इन रीजन के अंदर तुम नहीं लगा पाओगे अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगेन इस टाइप से आते हैं तुम्हारे पास कि फोर्स कितनी होगी इस चार्ज पार्टिकल की। एक बार क्वेश्चन टीआईएफआर के अंदर आया हुआ था, 2017 का था शायद से वो क्वेश्चन। तो उसमें क्या दे रखा था, एक तो ये वाला केस दे रखा था,
ये मेरे पास 2 शीट हो और एक ये वाला केस दे रखा था। दोनों केस में जो फोर्स की जो रेशियो है ना चार्ज क्यू के ऊपर, वो पूछ रखी थी कि एक बार एक सिंगल शीट के सामने रख दिया गया और एक बार 2 शीट के सामने रख दिया गया। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो हमारे फोर्स होगी चार्जेस के ऊपर, उनकी रेशियो क्या है। जस्ट ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, पॉइंट चार्ज तो है, पॉइंट चार्ज में फोर्स निकालने में क्या ही लगता है ना। यहाँ से इसके ऊपर फोर्स निकालोगे, अट्रैक्टिव होगी, ये वाली भी अट्रैक्टिव होगी और ये वाली क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ऐसे। तो ये अपने पास यहाँ पर फोर्सेज आएंगी, तो इनको यहाँ से हम कैलकुलेट करा सकते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर फोर्सेज होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे। लेट्स से साइड ए थी ये वाली, मतलब ये डिस्टेंस ए था, ये भी डिस्टेंस ए है लेट्स से, तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a हो जाएगा, है ना। तो अपने पास आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। डायरेक्शन की बात की जाए, एक तो ये वाली माइनस आई कैप, एक ये वाली माइनस जे कैप, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ लगा लो, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो ये अपने पास आ गई पहली, ठीक है। इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो 2 फोर्स एलिमेंट में लिख चुका हूँ। तीसरा इस वाले चार्ज की वजह से बचा हुआ अभी, तो इसकी वजह से भी देख लेते हैं क्या फोर्स आएगी। तो इस वाले की वजह से क्या आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, पहली बात तो ये है, राइट। तो यहाँ पर आएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा, अपने पास ये साइड 2a है, ये साइड 2a है, तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू 2a, है ना। तो अपने पास आएगा 2 √a और इसका स्क्वायर, ठीक है। बात की जाए इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2, यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स हो जाएगी। इसको सोल्व करके निकाल लो, जो भी आएगा वो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी टोटल फोर्स होगी। वेक्टर फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 12 के अंदर भी हमने इमेज मेथड किया होता है, राइट। तो ये हमारे पास है इमेज मेथड, राइट। हाँ, अगर तो टच में तो काम चला ही सकते हो, तो बस मैंने 2 बनाया कि दोनों कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग और साथ में ग्राउंडेड है, ठीक है। अगर आपस में टच में तो एक ही कंडक्टर हो गया ना फिर तो, काइंड ऑफ, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सभी को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो ये था हमारे पास क्या, इमेज मेथड का पहला टाइप, जहाँ पर हमारे पास क्या थी, शीट्स थी। अब ऐसे गाइस हो सकता है कि शीट ना दे करके स्फीयर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, स्फीयर दे दिया जाए। तो लेट्स से आओ स्फीयर के लिए डिस्कस करते हैं फटाफट से कि क्या किया जा सकता है यहाँ पर। तो लेट्स से गाइस मेरे पास क्या एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के सामने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया इधर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस ये r है, ठीक है। ये लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस अपने पास, ये लेट से मान लेते हैं भाई अपने पास लेट से d है, ठीक है। d डिस्टेंस दूरी के ऊपर ये रखा गया है, ओके। अब क्या करना है, इसका इमेज चार्ज निकालना है। तो इमेज चार्ज कैसे आएगा गाइस, एक ग्राउंडेड स्फीयर है, ठीक है, पहली बात पोटेंशियल 0 होगा, ओके। तो अभी क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक ऐसा इमेज चार्ज प्रोड्यूस करवाना है जिससे क्या आ रहा हो, मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल इस सरफेस के ऊपर क्या रहे, 0 ही रहे, राइट। ताकि मैं इसको स्फीयर को मैं वहां से रिमूव कर दूं, फिर मैं पॉइंट चार्जेस को डील कर लूंगा जस्ट, राइट। तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, अप्रोच है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट से मेरे पास एक इमेज चार्ज है, राइट, लेट से क्यू डैश। हालांकि मेरे को पता है कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज है तो इसका इमेज चार्ज होगा वो नेगेटिव नेचर का ही आएगा, ताकि पोटेंशियल कैंसिल आउट हो। भाई पोटेंशियल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो अगर मेरे को पोटेंशियल 0 चाहिए और एक से अगर पॉजिटिव पोटेंशियल आता है तो दूसरे से नेगेटिव आना पड़ेगा ना। तो नेगेटिव लेके आने के लिए चार्ज का नेगेटिव होना जरूरी है। तो ये जो इमेज चार्ज आएगा वो आएगा तो नेगेटिव, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्यू डैश बोला है, मैथमेटिक्स अपने आप से संभाल लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यू डैश बोला है, मैथमेटिक्स अपने आप से इसको एक नेगेटिव वैल्यू ले आएगी, राइट, ओके। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। तो ग्राउंड कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट मान रहा हूं। एक पॉइंट मैंने ये माना पॉइंट ए, और एक ये पॉइंट माना पॉइंट बी। तो इन 2 पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ग्राउंडेड है ना, कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है ना ये, राइट, ग्राउंडेड है, इक्वी पोटेंशियल 0 पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, बहुत सही। अब क्या करें, पोटेंशियल निकाल लो।
देखो अपने पास ये जो डिस्टेंस है लेट से x डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लेट से x डिस्टेंस है, अपनी तरफ से मान है, मेरे को नहीं पता वैल्यू क्या है, अपनी तरफ से हम x मान लिया, तो जो ये डिस्टेंस होगा क्या होगा, क्या ये r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस कर लो शुरू आप क्वेश्चन को। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से साथ में इस वाले चार्ज की वजह से, तो अपने पास के क्यू बाय डी माइनस आर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है, डी माइनस आर है ना, तो ये अपने पास ऐसे हो जाएगा, है ना। ओके, बहुत सही। अब एक इक्वेशन आ चुकी है अपने पास, के से के को काट लो, इसका कोई काम है ही नहीं, है ना। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ चुकी है, इसको मार्क कर लो। अभी ऐसे पॉइंट बी की बात करेंगे, तो पॉइंट बी के ऊपर क्या आएगा, वी बी इज इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइड बाय, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एक्स, इधर से लेकर के इधर तक का डिस्टेंस कितना है, डी प्लस आर, यहां से लेकर यहां तक का डी है, इधर का ये आर है, तो डी प्लस आर। तो यहां से रिलेशन निकाल लो। भी रिलेशन क्या आएगा, इधर से क्यू डैश डिवाइड बाय डी, सॉरी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाय डी प्लस आर, सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो मेरे पास अभी दो इक्वेशन है, अब दो इक्वेशन क्या कर लूंगा, डिवाइड करवा लूंगा। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक बार यार क्यू डैश गायब हो जाए, क्योंकि देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वैल्यूज निकालनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि मेरे पास जो क्यू है वो यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, और मैं पहले मैं यहाँ से एक्स को फाइंड आउट कर लूंगा, एक बार एक्स आ गया तो फिर मैं क्यू भी निकाल लूंगा। तो एक ये वाली इक्वेशन और एक जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इक्वेशन है, उनका यूज करूंगा और मैं वहां से क्या निकाल लूंगा, एक्स निकालूंगा। पहले एक्स आ गया, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से मैं क्या निकालूंगा, क्यू निकालूंगा, क्यू डैश। ठीक है, दैट्स इट। तो अब भाई करते हैं, क्या किया जाए, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर लें। तो देखो सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, और वहां से क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन को तो ऊपर आर माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो ये अपने पास यहाँ से रिजल्ट्स निकल करके आ जाएंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया। ठीक है, क्यू डैश से क्यू डैश कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा, मेरे पास ये बच के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकता हूँ, राइट। तो आओ लगाते हैं, क्या होती है वो, इनके किसी को नहीं पता तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो मैं लगा सकता हूँ ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। तो ये होता है मेरे पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। तो और फिर करवा लो, ऐड करवाओगे तो क्या आएगा, 2r, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, ऐड करवाओगे तो 2d, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 2r, है ना। तो 2 से 2 कट जाएंगे सारे, बचेगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बाई डी आ गई क्या, तो इसको मार्क कर लो, पहले रिजल्ट आ चुका है। डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए, आगे सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद अगला काम चार्ज निकालना। ठीक है, चार्ज क्या कर निकालना है, क्यू डैश, है ना। तो कोई भी इक्वेशन डालो पीछे से पुट करवा लो, ये रही अपने पास यहाँ पर इक्वेशन, लेट से कौन से आसान लग रही है, इसी के अंदर पुट करवा, दोनों एक ही जैसी है, इसी के अंदर पुट करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करानी है आर स्क्वायर बाई डी, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई डी प्लस आर है, साथ में ऊपर आएगा आर, साथ में आएगा आर स्क्वायर बाई डी, इस तरह से, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस क्यू आएगा, डी प्लस आर है, आर को कॉमन निकाल लिया, एलसीएम भी ले लो साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा डी प्लस में आर इस तरह से, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा डी, तो डी प्लस आर से डी प्लस आर कट गया, और मेरे पास यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आर विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई डी, तो अपने आप से नेगेटिव आ गया नहीं, राइट। तो अपने आप से नेगेटिव हमारे पास आ चुका है, जो स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर पिक्चर में आ चुका है हमारा। ठीक है, आई होप की चीजें क्लियर होंगी। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, मार्क कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन निकलने को आ सकता है। तो आर स्क्वायर बाई डी होता है एक्स, और क्यू डैश की बात की जाए तो क्या होगा, माइनस क्यू आर बाई डी होगा, सीधा सीधा। ठीक है,
ये आ गया अपने पास। अब बस इनको अप्लाई करना होता है और रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। ये रिजल्ट्स भी तुमने 12th क्लास में देख रखे होते हैं, ऐसे नहीं कि पहली बार आते हैं, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर है रिजल्ट्स पोजीशन के, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इमेज चार्ज की, ठीक है। तो हम इनका यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज एक स्फीयर के सामने रख दिया गया तो फोर्स क्या है, कितनी लगाएगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो आओ निकाल लेते हैं कि क्या होगी, है ना। ओके, 12th में नहीं था ये, देख लो। सीबीएसई बोर्ड में था ये। करना है वो बाकी कंफर्म एक बार, बाकी नहीं था। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। तो ये था एक्स और क्यू डैश, राइट। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरह से दे दिया जाए कि लेट्स से एक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया, लेट्स से रख दिया यहाँ पर, मान लो कि 4r के ऊपर रख दिया है डिस्टेंस, ये 4r डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि ग्राउंडेड है ऐसे, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो जस्ट क्या करोगे, पॉइंट चार्ज यहाँ पर निकालोगे, उसकी वैल्यू तुम्हें पता है। वैल्यू कैसे निकालोगे, इमेज चार्ज की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस क्यू आर बाई डी, भी निकाली ना ये, माइनस क्यू आर बाई डी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर माइनस क्यू आर और डिवाइड बाई डी 4r, तो अपने पास माइनस क्यू बाई 4 क्या आ गया, इमेज चार्ज आ गया, है ना। एक्स की बात की जाए उसका डिस्टेंस भी तो चाहिए ना भाई, बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो भी तो चाहिए। तो डिस्टेंस अपने पास क्या था, फॉर्मूला आर स्क्वायर बाय डी था, ये आर स्क्वायर बाय डी, देखो पीछे आर स्क्वायर बाय डी। तो आर स्क्वायर बाय डी लगाएंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4d, 4r इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बाय 4 आ जाएगा। तो आर बाय 4 के ऊपर इधर से आर बाय 4, ये डिस्टेंस हो गया आर बाय 4, इसके ऊपर तुम्हारा चार्ज प्लेस होगा माइनस क्यू बाय 4 ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर इमेज चार्ज होगा। तो अब इस सिस्टम को तुम इसके साथ प्लेस करवा सकते हो, और ध्यान रखना कि जो तुमसे फील्ड कैलकुलेशन या फिर पोटेंशियल की कैलकुलेशन बोली जाएगी वो सिर्फ तुम इस बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के ऊपर कर सकते हो, स्फीयर के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्फीयर के अंदर तुम्हारी चार्ज डेंसिटी चेंज हो गई तो वहां पर पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज, राइट। तो हमारे पास अंदर नहीं कर सकते हो, लेकिन बाहर तुम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि बाउंड्री तुम्हारी सेम है, चार्ज डेंसिटी तुम्हारी वैसे की वैसे जैसे पहले थी, तो यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तुम अभी भी वो चीज अप्लाई कर सकते हो, ओके। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो पॉइंट चार्ज क्यू है, तो एफ क्यू जो होगा वो क्या होगा, वो जगह अपने पास जो यहाँ से यहाँ तक लग रही होगी, तो यानी कि क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 3r/4, और यहाँ से साथ में 3r, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुम्हें निकालना था, राइट। तो या तो ऐसे कर सकते हो 4r माइनस आर बाय 4 कर लो, वो ज्यादा बेटर है, 4r माइनस आर बाय 4, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा 15r/6, हाँ 15r/4 हो जाएगा अपने पास, राइट। तो 15r/4 और इसका स्क्वायर एंड लेट्स एंड दैट्स इट। ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, फोर्स ऑन चार्ज क्यू आ चुकी है, दैट्स इट। इसको सोल्व करवा लोगे, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर, राइट, दैट्स इट। राइट, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा स्फीयर के लिए। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। कोई नहीं था तो अब कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके
तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी सभी को। तो अभी मूव करते हैं गाइस हम लोग आगे। तो देखो गाइस नेक्स्ट चीज़ क्या है, थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। तो गाइस देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाली यहाँ पर फोर्स, ठीक है। अब लेट्स से कि हमें क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए इधर, ठीक है, कि इस पॉइंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी बात उठती है ये, ठीक है। तो गाइस इस चीज के लिए क्या किया जाएगा, देखो बड़ा आसान काम है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टर केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। अगर गाइस तुम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर जो अपने पास फील्ड होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी कंडक्टिंग शीट की वजह से वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो तुम्हारे पास पॉइंट चार्जेस हैं उनकी वजह से तुम यहाँ पर निकालोगे तो वो भी तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होनी चाहिए। तो बस इन पॉइंट चार्जेस को पकड़ो, ठीक है, और उसको इस कंडक्टिंग शीट के इक्वेट करवा दो रिजल्ट के कि हमारे पास ये वहां से आ रही होगी, और फिर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बता सकता हूँ कि सिग्मा हमारी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, अभी गोल है, राइट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से साथ में इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल पुट करा देंगे और वहां पर मेरे पास सिग्मा ही आ जाएगी। फिर ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेम काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि यहाँ पर भी अपने पास फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से और ऐसे उस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, और फिर उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल पुट करवा देंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो और फिर इस चीज को करवाया जाए तो अपने पास देखो क्या होगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो मेरे पास ये वाला पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस के पहले इसके लिए कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3r है ना। तो यहाँ पर अपने पास आएगा के क्यू डिवाइड बाय 3r का स्क्वायर। तो ये अपने पास आया यहाँ पर पहली टर्म, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा चार्ज है के क्यू डैश डिवाइड बाय मतलब क्यू डैश डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, राइट। तो अपने पास जो ये टर्म है वो क्या बन जाएगी, के क्यू डिवाइड बाय 3r स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर, राइट। प्लस में के क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू बाय 4 है, माइनस क्यू बाय 4 इनफैक्ट। तो ये अपने पास वैसे एक बार डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, आओ डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ फील्ड लेकर के आएगा, तो ये इस तरफ, ऐसे ये वाला भी अपने को इसी तरफ देगा। तो यानी कि सबके यहाँ पर क्या है, नेगेटिव तरफ है फील्ड, राइट। तो दोनों के आगे माइनस साइन लगा लो, यहाँ पर ही माइनस एक्स कैप, यहाँ पर भी माइनस एक्स कैप ऐसे, ठीक है। मतलब इधर भी मत लगाओ क्योंकि नेगेटिव साइन एक चार्ज से आएगा ना अपने पास, तो यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो बीच में प्लस लगा लो और माइनस एक्स को बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, साथ में डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, ये डिस्टेंस, मतलब सॉरी यहाँ पे इसको एक्स करना ठीक नहीं है गाइस, ये एक्चुअली ये डिस्टेंस है ना हमारा, एक्स मैंने ये बोला था, तो ये मेरे पास क्या है, आर माइनस एक्स है, तो आर माइनस एक्स होगा यहाँ पर पुट, ओके। तो इसको आर माइनस एक्स कर लो यहाँ पर, आर माइनस एक्स का, क्योंकि एक्स में पहले किसी और को डिफाइन कर चुका था ना, इसको आर माइनस एक्स कहना ज्यादा ठीक है ना। तो अपने पास जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर इस चार्ज के और इस पॉइंट के बीच में वो कितना है अपने पास, 3r/4 है। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 3r/4 का स्क्वायर एंड दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा ए को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। एप्स यहाँ पर के की वैल्यू को पुट कर लेना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा हमारा, और फिर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या निकल करके आएगा। तो देखो इस क्या सीन है, हमारे पास आएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, साथ में 1/9 आएगा, माइनस में 4 आएगा ऊपर, ठीक है। वैसे प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया था ना, है ना। तो एक काम करो, यहाँ पर माइनस साइन अभी लगा लो, इधर माइनस मत अभी मत लो, दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से इसका रखना कि ऐड होंगी फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन आएगा, ठीक है। तो अपने पास आएगा 4, साथ में अपने पास आएगा यहाँ पर नीचे 9, राइट। बस यही ना, और तो कुछ नहीं है, सही लग रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्शन की बात की जाए तो माइनस एक्स कैप है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन की बात की जाएगा तो
शीट की भी तुम्हारे पास बाहर की तरफ ही होगी, यानी कि एक्स कैप तुम कह सकते हो, तो एक्स कैप को एक्स कैप के साथ हटा लो, ठीक है, और नेगेटिव साइन को यहाँ पर बचा लो क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर नेगेटिव ही आने वाली है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, इधर ऐड करवाओगे तो क्या बन गया 5/9 बन चुका है ऐसे, ठीक है, और सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। के की वैल्यू को पुट करा लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव साइन था ही, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, सिग्मा ए मेरे पास यहां से क्या आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर आ जाएगा सिग्मा ए की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करना था गाइस, ये हमारा क्या था, ये क्वेश्चन था। आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहां पर क्लियर होंगी, ठीक है। तो 5q डिवाइड बाई 36 पाई आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिग्मा ए की वैल्यू निकल गई, राइट। अब इसके बाद पॉइंट बी के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे पॉइंट बी के ऊपर सिग्मा बी, है ना। तो अब आओ सिग्मा बी के लिए कैलकुलेशन कर लें कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है पॉइंट बी, उसके ऊपर यहाँ पर निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा इस जगह पर, ठीक है। तो देखो सिग्मा बी को कैसे करेंगे, सेम वे से करेंगे, इस बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सेम तरीके से कि इधर से इस पॉइंट चार्ज क्यू से यहाँ पर फील्ड, फिर इस पॉइंट चार्ज क्यू से यहाँ पर फील्ड, प्लस क्यू वाला ऐसे देगा, माइनस क्यू वाला अपनी तरफ लेगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास यहाँ पर फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव वाला तो ऐसे जा रहा है, नेगेटिव वाला ऐसे आ रहा है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा इसमें, ठीक है। तो देख लो फील्ड क्या आएगी अपने पास भाई यहाँ पर, तो फील्ड एट बी, तो अपने पास आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4r, तो पहले ही था वो, एक और r तो 5r आ जाएगा, तो 5r का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का r/4 प्लस r आएगा, तो 5r/4 आएगा इस केस में। तो अपने पास आएगा के क्यू डैश डिवाइड बाय r प्लस r/4, तो 5r/4 आएगा, राइट। तो इस तरह से अपने पास ये यहाँ पर चला जाएगा और इसका स्क्वायर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये सब्ट्रैक्ट हुआ, इस बार क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि अपने पास पॉजिटिव वाला तो इस तरफ है, नेगेटिव वाला इस तरफ है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टरली ऐड होती है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास ये वाला क्या था, माइनस एक्स कैप में ये वाला, और ये वाला प्लस एक्स कैप में, ठीक है। तो ऐसे अपने पास इस बार हो रहा होगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान देना कि कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर वो भी ग्राउंडेड, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए था अपने पास, याद करो, तब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पुट किया था, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होता है, पहले पॉजिटिव यहाँ पर होता है, फिर ग्राउंड होता है, तो वो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं। बस यहाँ पर जो डेंसिटी आती है वो क्या आती है, इस वाली जगह से कम आती है कि नहीं। यहाँ पर डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर डेंसिटी अलग, कहा था ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन अपनी तरफ ज्यादा रखेगा, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होती है, इधर भी नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पर वही कैलकुलेशन चली हुई है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे तो हम किसी और पॉइंट के ऊपर भी निकाल सकते थे, लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लेट्स से यहाँ पर निकाल रहे होते, ठीक है, तो तुम्हें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है कि डिस्टेंस कितना है, तो पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पर, ऐसे पाइथागोरस से वाला डिस्टेंस आ जाता, फिर ऐसे यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं। तो किसी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रैंडम पॉइंट के ऊपर किया नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाएंगी, यहाँ पर पहले तुम्हें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। यहाँ पर तो चीजें सिंपल थी कि लीनियर लाइन के ऊपर हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा करना आसान है कि नहीं। बाकी करने को किसी पॉइंट के ऊपर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्यू डैश की वैल्यू पुट करानी है, क्यू डैश की वैल्यू को पुट करा लो, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, क्यू डैश की वैल्यू थी माइनस क्यू, है ना। और गैस यहाँ पर डायरेक्शन अपने को प्लस एक्स कैप रखनी है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू डैश की मैं जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करूंगा अभी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा, जो कॉमन टर्म है बाहर निकाल लो, तो 25r² ये आ जाएगा। गैस कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दे लेना थोड़ा सा, कहीं बस गलत ना हो जाए, ठीक है। अपने पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा -1 ऐसे, फिर प्लस यहाँ पर आएगा अपने पास क्या, q/4 और एक नीचे 1/4 का स्क्वायर, तो ओवरऑल यहाँ पर ऊपर 4 आएगा ऐसे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर बचेगा 3kq डिवाइड बाई 25r² ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी बन चुका है, ठीक है। और इसको क्या करना है, सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल पुट करवा लेना है ऐसे, राइट। तो अब
यहां से जो सिग्मा भी आएगी वो क्या आएगी, के को पुट करा लो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, साथ में 25r² है ना। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गायब हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सिग्मा भी है वो क्या बचेगा, 3q डिवाइड बाय 20 की जगह यहाँ पर 100 हो जाएगा, नहीं 100 हो गया, तो 100r², ठीक है, साथ में पाई भी आएगा। तो पीछे आया था अपने पास 5q डिवाइड बाई 36 पाई r², और इस बार क्या है 3/100, तो ये वाली क्या आ रही है अपने पास, छोटी आ रही है ना, वो वाली ज्यादा है ना, क्यों, वहां पर क्या है छोटे नंबर से डिवीजन है, यहाँ पर क्या है बड़े नंबर के साथ डिवीजन है। तो अपने पास ये जो सिग्मा भी है, और अगर लेट्स से रेशो निकालने के लिए बोला गया होता तो सिग्मा बी डिवाइड बाय सिग्मा ही कर देते और यहाँ से रेशो निकाल लेते, तो जो पूछा जाए वो निकालो, ठीक है। तो ऐसे ये अपने पास यहाँ पर होगा, क्लियर है सभी को, राइट। तो ये चीज की है, ठीक है, दैट्स ऑल, कर लो नोट। आने को कुछ भी आ सकता है, देखते कुछ वो नहीं होता आने को, ठीक है, आने को छोटा बड़ा सब आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर ये कि बड़े आ रहे हैं तो छोटे क्वेश्चंस भी साथ में होंगे, ठीक है, तो पहले छोटे वालों को करना है, बाद में बड़े वालों के ऊपर बड़े आएंगे एग्जाम में, 4-5 क्वेश्चन फॉर श्योर बड़े होंगे ही होंगे, ठीक है? तो ये अपने पास है। और एक क्वेश्चन गाइस मैं और सजेस्ट भी करूंगा तुम्हें, इसके बाद लेक्चर के बाद मैंने 2 महीने में वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद। एक जेस्ट का क्वेश्चन मैंने 1.5-2 महीने पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था, ठीक है, उसको जरूर से देखना, हालांकि वो टेस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड था, अगर किसी ने टेस्ट सीरीज सारे टेस्ट दिए, टॉपिक वाइज टेस्ट में था वो वाला टेस्ट, तो वहां पर ही वो था, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या रखा था, एक लाइन चार्ज को शीट के सामने रख दिया था, फिर उसकी डेंसिटी हमें निकालनी थी, शीट के ऊपर क्या आ रही है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जस्ट में एग्जाम में ऑलरेडी वो क्वेश्चन इस तरह के भी आए हो, ओके। तो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी, तो भी बढ़ते हैं गाइस हम लोग आगे, देखो अगली चीज करते हैं। तो गाइस जो अगली चीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सर 4 की जगह पर 16 होगा ना, कहां पर भाई, अपने पास यहाँ पर 4 है, एक यहाँ पर क्यूब है, 4 भी तो आएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा तो 4 ही तो बचेगा ना, है ना। क्यू डैश जो था वो क्यू बाय 4 भी तो पुट करोगे ना पहले, ओके नाइस देन। अभी गाइस देखो अगली जो चीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, कि हमारे पास से क्या होती है कंडक्टर के केस में, इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स से गाइस मेरे पास एक कंडक्टर है सम रैंडम शेप का, क्या है मेरे पास एक कंडक्टर है सम रैंडम शेप का, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो कि इसके इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ए इनसाइड इज इक्वल टू 0, पता है हम सबको, है ना। अब ये मेरे पास वो पॉइंट है इनसाइड वाला, अपने पास ये होती है, ठीक है। अब यहां पर इसके आउटसाइड पॉइंट की मैं बात करूं, आउटसाइड पॉइंट के ऊपर अगर मैं कंडक्टर के बिल्कुल जस्ट पास हूं, मैं क्या हूं, बिल्कुल जस्ट पास हूं, तो वो काइंड ऑफ ऐसे इनफाइनाइट शीट रहेगा, जस्ट इसके पास हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ई आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो सीधा सीधा कहने को, बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि कैसे हम ये निकाल सकते हैं रिजल्ट, कि हमारे पास जो कंडक्टर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली मैंने क्या किया कि अगर मैं काफी ज्यादा पास चला जाऊं, क्या चला जाऊं, काफी ज्यादा पास चला जाऊं, तो मेरे को ये वाला जो पॉइंट है वो एज ए इनफाइनाइट शीट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी सिग्मा होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता था, या फिर मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस बना करके भी इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूं। आओ देखो कैसे, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इसको नहीं मानना है मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी देखो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर है, लेट से ये मैंने क्या किया, एक सिलेंडर किया ऐसे, ठीक है। अब सिलेंडर के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, गोस्लो लगाने वाला हूँ, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर गोस्लो। इसके इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड 0 है, क्या कंडक्टर के अंदर है ना, फील्ड 0 होगी, तो अंदर वाले के ऊपर 0, बाहर वाले के ऊपर मेरे निकालने में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को नहीं पता अभी, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता कि फील्ड क्या है, मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये वाले, यहां से फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस है वहां से तो फील्ड नहीं बाहर निकलेगी ना। कंडक्टर में हमने क्या सीखा था, कंडक्टर के से हमने ये सीखा था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलरली निकलती हैं बाहर, है ना। और सिलेंडर की जो ये हाइट है ना, मैं वो नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, मतलब काफी ज्यादा कम मान रहा हूँ, जो हाइट है तुम्हारी सिलेंडर की वो क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, मतलब कि
नीचे वाला सर्कल जस्ट अंदर है, बाहर वाला सर्कल जस्ट बाहर है, ठीक है, जस्ट अंदर जस्ट बाहर। तो अपने पास यहाँ पर जो हाइट है वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पर निकालूंगा इस सिलेंडर का यूज करते हुए। तो गॉस लॉ लगाओ यहाँ पर। गॉस लॉ क्या कहता है हमें, गॉस लॉ कहता है E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये कहता है हमें गॉस लॉ, है ना। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड वाले के ऊपर 0 है, बाहर वाले के ऊपर यहाँ पर इस तरफ है, और इसी का हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स बचेगा भी। ये 4 इंटीग्रल में जाएगा, मतलब सॉरी 3 इंटीग्रल में जाएगा। एक तो इनसाइड वाला इंटीग्रल, एक आउटसाइड वाला, और एक कर्व्ड वाला। भाई फ्लक्स क्या है तुम्हारे पास, सरफेस इंटीग्रल है ना, तो तीनों सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होगा ना, तो तीनों सरफेस का मैंने अलग अलग लिख दिया। तो जो इनसाइड वाला है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये 0 हो गया। आउटसाइड वाला नॉन 0 होगा, तो इसको मैंने लिख दिया E इंटू एस। एस क्या है, एरिया, ठीक है। जो ये मेरे पास यहाँ पर सर्कल है ना, सर्कल का एरिया एस, सर्कल का एरिया एस है, ओके। उसके बाद कर्व्ड वाले की बात कीजिए। कर्व्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अपने पास वहां पर क्या हो जाएगा, अगेन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर से फील्ड ऐसे बाहर जा रही है ना, और इसका एरिया वेक्टर इधर को है, तो अपने पास यहाँ पर जो फ्लक्स होगा ये वाला इस वाले सरफेस से, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला कर्व्ड का 0 लिखा है मैंने, ठीक है। तब प्लेन शीट सिमेट्री की थी, तब भी ये सेम काम किया था, यहाँ पर भी सेम काम, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एस, है ना। तो अब अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ से, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एस एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एस क्या हो जाएगा, चार्ज, जो वहां पर चार्ज प्रेजेंट है, डिवाइड बाय एरिया, सिग्मा, लो भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कंडक्टर के केस में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि जो चीजें हैं यहाँ तक की वो सभी को अच्छे समझ में आ गई होंगी कि ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही हो, ठीक है। okay? अब आगे की बात करेंगे हम लोग। अब अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज हमें ये करनी है कि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट और समझाना है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिफाइन करने में, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, एक पॉइंट लिया जस्ट अंदर, एक पॉइंट लिया जस्ट बाहर। अभी मैंने डिस्कस किया कि जो ई आउटसाइड अपने पास वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि डायरेक्टली कैसे मान सकते हो इसको, और निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई आउट होता है, और ई इनसाइड क्या अपने पास 0 है। तो अभी गाइस मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं मैं, क्या मानता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट। ये मेरे पास मैंने चार्ज का एक छोटा सा यहां पर एक व्हाइट कलर का एलिमेंट लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो ये एलिमेंट की वजह से फोर्स, मतलब जो हमारी फील्ड है, सॉरी मैं पहले फील्ड की टर्म से बात करता हूं, तो एक इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड, और एक बाकी के एलिमेंट की वजह से जो फील्ड, ठीक है, जो इन पॉइंट्स के ऊपर होगी, एक इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर, एक आउटसाइड वाले पॉइंट के ऊपर, मैं उनको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो E1 डिफाइन कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और E2 क्या है, ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट माना है ना, ये छोटा सा एलिमेंट, ये वाला, ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने माना है, इसकी वजह से फील्ड बोल रहा हूं मैं E1, ठीक है। और E2 क्या है, जो हमारा बाकी का कंडक्टर रहेगा इसके अलावा, वो मैं बोल रहा हूं E2, ठीक है। आई होप कि इन टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जो बाकी का एलिमेंट के अलावा जो कंडक्टर का पोर्शन बचा है, यानी जो येलो वाला पार्ट है वो अपना कंडक्टर है, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, ओके। अब आगे की बात, अभी हमारे पास इन दोनों की वजह से जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये ऊपर वाला, एग्री करते हो। तो अपने पास अगर मैं E1 प्लस E2 करता हूं आउटसाइड पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब एक चीज को समझना, बाहर वाले पॉइंट के ऊपर
जो कंडक्टर है, बाकी का पोर्शन है, येलो वाला पार्ट है, उसकी वजह से भी बाहर फील्ड होगी और इस वाले पार्ट की वजह से भी बाहरी फील्ड होगी। एग्री करते हो? तो वहां से E1 प्लस E2 क्या हुआ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ऐसे इनसाइड पॉइंट के ऊपर जो ये छोटा सा मैंने कंडक्टिंग शीट, मतलब जो शीट थी मेरे, मतलब अब तो काइंड ऑफ ये नॉन कंडक्टिंग शीट रह गई है, ठीक है। तो अपने पास जो है नो, ये वाला जो पार्ट है, जो एलिमेंट है, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो मैं कह रहा हूं अंदर है E2, और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से वो बाहरी होगा। एग्री करते हो? भाई अपने पास ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर तुम इसके राइट साइड में बात करोगे ऐसे, तो इस तरफ फील्ड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में बात करोगे तो इस तरफ फील्ड होगी। एग्री करते हो ना? यस। और जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है उसमें हमेशा बाहर की तरफ फील्ड होगी, अंदर भी और बाहर वाले पॉइंट के ऊपर, है ना। तो यहां पर इस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में अंदर की तरफ और राइट साइड में बाहर की तरफ, तो ऐसे अपने पास यहां पर होगी। ओके, तो अब यहां पर तब इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट होगी ना, इसकी वजह से इधर है और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से बाहर की तरफ है ना। तो अपोजिट डायरेक्शंस में अपने पास, तो वहां पर आएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो इक्वेशन का मैं यहां पर यूज करूंगा और यहां से मेरे को पता चलेगा कि जो E1 E2 है ना, उन दोनों की वैल्यू सेम है और इसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, राइट। E1 E2 की वैल्यू सेम है और उसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये अपने पास यहां पर आ चुका है। अब क्या किया जाए, E1 E2 आ गया। अब मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं फोर्स। कौन सी फोर्स? जो कंडक्टर एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर लगा रहा होगा, जो ये येलो वाला पार्ट है ना, येलो वाला पार्ट, इस छोटे से पार्ट के ऊपर यहां पर जो फोर्स लगा रहा होगा, मैं वो निकालने में इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आओ देखो वो फोर्स क्या होगी। मैं क्या कह रहा हूं, DF, फोर्स ऑन एलिमेंट, ऑन स्मॉल एलिमेंट, जो छोटा सा व्हाइट एलिमेंट है, मैं उससे की बात कर रहा हूं अभी तक, ऑन स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो अब देखो ये क्या होगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं चार्ज मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज लेट से मेरे पास डी क्यू, छोटा एलिमेंट है ना, तो छोटे एलिमेंट के ऊपर चार्ज मान लिया मैंने डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू चार्ज है और उसके ऊपर जो फील्ड आ रही है वो फील्ड तो मेरे को पता है कौन सी आ रही है, कौन सी फील्ड आ रही थी, E2। भाई E2 ही तो वो फील्ड है ना जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर उस वाले पार्ट के ऊपर लगा रहा है कि नहीं। तो ये E2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी क्यू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे। अब बात आती है प्रेशर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लेट्स से छोटा सा जो एलिमेंट उसका एरिया ds है, मान लो ds क्या है, उसका एलिमेंट का एरिया है। तो df फोर्स उसके ऊपर जो लगी है और ds उसका एरिया है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई ds सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो dq बाई ds है क्या है, सिग्मा नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा क्वेश्चन बनने को आ सकता है। ठीक है, एमएसक्यू में माने एक कंडक्टर के केस में ऑप्शन मिल जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, तो वो ये रहा। ठीक है, अब लेट्स से कि बोलने को तो ऐसे बोला जा सकता है कि लेट्स से मान लो कि अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब आधे पोर्शन की वजह से दूसरे आधे के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, आ सकता है क्वेश्चन। आधे कंडक्टर की वजह से दूसरे आधे के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, तो कैसे निकालोगे? ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेट करवा दो जैसे, ठीक है। इंटीग्रेट करवाओगे यहां से रिजल्ट्स निकाल लोगे, क्लियर है। तो अगर फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है आधे की वजह से दूसरे आधे के ऊपर, तो वो यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक आया नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर लेट से आता भी है तो उसको तुम यहां से करवा सकते हो, जस्ट इंटीग्रेट करवा लोगे, दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट छोटे से एलिमेंट के ऊपर है ना, ये हमने जस्ट एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर निकाला, लेट से ये एलिमेंट है, इसके ऊपर हमने निकाला है। अगर मेरे को आधे के ऊपर निकालना होगा तो इस आधे के ऊपर इंटीग्रेट करवा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स यहाँ पर पुट करवा लोगे, उसको सोल्व करवा लोगे, एंड दैट्स इट, हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल, राइट। और ये तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, यानी कि तुम्हारी फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी लग रही है, ये वो चीज है ना।
ओके, कर लो नोटिस इसको, फिर आगे की बात करते हैं। E1 माइनस E2, जस्ट मैंने आदिल ये बोला तुम्हें कि यहाँ पर E2 जो था वो क्या था, जो सारे के सारे रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से फील्ड आ रही है, तो वो तो जाएगी बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, सम पॉजिटिव DQ चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से राइट हैंड साइड में फील्ड ऐसे जाएगी और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जाएगी, एग्री करते हो ना। लेकिन जो ये अपने पास रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है उसकी वजह से तो बाहर की तरफ ही जा रही है ना। तो E1 ये अंदर की तरफ गया और ये E2 तुम्हारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको E2 माइनस E1 लिख लो, ठीक है। E2 माइनस E1 मैं कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, क्यों इक्वल टू जीरो है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो E2 माइनस E1 लिख दिया यहाँ पर, E नेट इक्वल टू जीरो, क्लियर है, सिंपल। कोई डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे मूव करते हैं डायरेक्टर के, बहुत डिस्कशन का। अपोजिट डायरेक्शन, ये देखो ना यार, ये एलिमेंट अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां पर जाती है? इस तरफ जाएगी ना। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है ना फील्ड, तो इस वाली साइड ऐसे जाएगी, इस वाली साइड इस ऐसे जाएगी, ऐसे तो जाएगी ना। तो ये वाली इधर को गई और ये अंदर जो रेस्ट ऑफ द चार्ज है उसकी वजह से तो आ ही रही है ऐसे, तो इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। E1 यहाँ पर है, E2 इधर है, इससे ज्यादा और क्या बताऊं। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर ही जाती है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव DQ चार्ज है, तो इसकी वजह से इधर गया, इसकी वजह से इधर गया, तो E1 डायरेक्शन अदर, और E2 तुम्हारी बाहर की तरफ है, तो E2 माइनस E1, सिंपल। ओके, अब देखो गाइस हम क्या करने वाले हैं, अगली चीज डायलेक्ट्रिक, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कंप्लीट तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ पोर्शन करते हैं, कुछ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जो कैपेसिटर है उसको भी हमने एज एन कैसे करना था, डायलेक्ट्रिक की तरह ही डिस्कस करना था, राइट। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कैपेसिटर की रहेगी, उसके अंदर भी डायलेक्ट्रिक डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर डायलेक्ट्रिक के साथ शुरू करते हैं हम लोग। तो डायलेक्ट्रिक्स क्या है? तो डायलेक्ट्रिक है जस्ट हमारे काइंड ऑफ इंसुलेटर ही है, ठीक है। जस्ट क्या होता है कि अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करवा दोगे ना, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस करवा दोगे तो इसके पास क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे इसके सरफेस पर, ठीक है। मतलब वॉल्यूम के अंदर भी आ सकते हैं इंड्यूस चार्जेस, डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारा डायलेक्ट्रिक नेचर क्या है उसका, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो होमोजीनियस रहेंगे, मतलब जो टाइप के जो तुम्हारे अगर लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा होमोजीनियस के ऊपर रहेंगे, राइट। और अलग से वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारे वो होमोजीनियस के ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो करते हैं कि कैसे डील किया जाएगा। तो दो टाइप है, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या रहेगा कि हमारे पास जो इसके, देखो सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनको तुम रखते हो तो इसके अंदर क्या आएगी, डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगी। क्या होगी? डायपोल मूवमेंट इसके अंदर इंड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो लेट्स से अपने पास यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे थी ये, ठीक है, इसके अंदर से पास हो रही थी ऐसे, ठीक है। तो अपने पास ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ पर इधर से फील्ड आ रही है, तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव सोर्स था, मतलब पॉजिटिव चार्ज था इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से ऐसी फील्ड लाइंस आ रही थी, है ना। तो अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर को पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म हमारे पास होमोजीनियस है तो उसमें क्या होगा, ये वाले जो चार्जेस की जो पोजीशन है ना, ये अपने पास क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम जगह पर होगी। तो यहाँ पर जो अंदर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये वाले चार्जेस आपस में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अपने पास सिर्फ क्या बचेंगे, सरफेस के ऊपर चार्जेस ऐसे बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉन होमोजेनियस हुआ तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अंदर अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो अपने पास अंदर भी एक चार्ज डेंसिटी बचेगी, ठीक है। तो ये फर्क हमारा होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में। तो यहाँ पर अपने पास इस वाले में क्या होमोजेनियस है वाला, तो इसके अंदर हमारे पास क्या अंदर अंदर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो रहने वाली,
ठीक है, नॉन होमोजेनियस में हमारे पास क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। तो एक चीज को ये याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। जो फॉर्मूला रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हारे बाउंड चार्ज डेंसिटी के ऊपर पहले आए हुए हैं, ठीक है। लेट्स से सिग्मा बी कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए, राइट, या फिर रो बी। रो क्या है तुम्हारा, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, तो ये सॉरी सिग्मा बी है तुम्हारा सरफेस बार चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ऐसे ही रो बी जो है तुम्हारा वो क्या है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। एक्सप्रेशंस क्या है, आओ देख ले। एक्सप्रेशन है गाइस डाइवर्जेंस ऑफ पी, पी क्या है बताता हूं भी, सिग्मा बी क्या है अपने पास, पी वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। तो पी वेक्टर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है गाइस, ये क्या है तुम्हारा, पोलराइजेशन वेक्टर। तो तुम्हें एक पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसको जस्ट क्या करना है, एक बार डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रो बी आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और सिग्मा निकालोगे पी डॉट एन कैप करके, यानी कि जस्ट डॉट पॉट करानी है। एन कैप क्या है, उस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिस भी सरफेस के ऊपर कर रहे होगे उसका जस्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और कुछ नहीं, राइट। जैसे कि अगर मान लो कि ये सरफेस है तुम्हारा, ये सरफेस है, तो ये उसका क्या एन कैप है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर का तुम्हारा डिनोट किया जाता है कैपिटल पी के साथ, और ये होता है तुम्हारा डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जो तुम्हारी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हारे पास होता है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है तुम्हारा, पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ठीक है। ओके, तो सीधा साधा क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा कि तुम्हें पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा हो और तुमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल दिया जाए, डेंसिटीज, ठीक है। तो वहां पर वो कर ले, राइट। ओके, नोट कर लो एक बार इस जो यहाँ पर डाटा है सारा, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनती है ना तुम्हारी, ओके। तो आओ गाइस अभी नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चीज क्या है, लेट्स से अपने पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, क्या अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक है इस तरह का, ठीक है। ये अपने पास क्या एक डाइलेक्ट्रिक है, ये वाला, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है गाइस, इसका मेरे को पोलराइजेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है कि इसका पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक हमारा है, क्या ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, अब लीनियर डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें क्या खास बात होगी, तो गाइस इसका जो पोलराइजेशन वेक्टर का जो रिलेशन होता है ना, वो हमारा ऐसा होता है लीनियर डाइलेक्ट्रिक इसमें, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर होती है क्या होती है, 1 होती है लीनियर डाइलेक्ट्रिक केस में, ठीक है। अभी रिलेशन क्या क्या चीजें बता रहा है देखो, यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर है, ये अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, क्या ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है तुम्हें, जस्ट ये रेशियो तुम्हारी पोलराइजेशन की, कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम्हारा कितना पोलराइजेशन आ रहा है, ठीक है। तो पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास क्या देती है, ससेप्टिबिलिटी देती है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर पोलराइजेशन का लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या है, एक्सप्रेशन है, ओके। लेट्स से गाइस यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है ऐसे, पॉइंट चार्ज क्यों रखा है ऐसे,
ओके, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है कि इस केस में हमारे पास इसका पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी इसके अंदर, वो हमारे पास क्या आ रही होगी। तो दो चीजें मैं यहाँ पर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ। पहला कि हमारे पास यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर क्या है इस केस के लिए, और दूसरा कि हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है, राइट। तो दो चीजें हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वन बाय वन। तो देखो गाइस कैसे करना होगा। सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो हमारी क्या होती है, आओ उसको देखते हैं। तो गाइस देखो, जो हमारे पास एक स्फीयर होता है ना, ऐसे मतलब मान लो कि अपने पास देखो, अगर लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, ठीक है। अगर तुम क्या करते हो, नॉर्मली फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो फ्री स्पेस के अंदर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, ऐसे सिंपल, ठीक है। और अगर के की यहाँ पर वैल्यू को पुट कराओगे तो वो क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अगर अब तुम क्या कर लो, इसको एक मीडियम में ले जाओ, ठीक है, मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ले जाओ, ठीक है। तो हमारे पास जो फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है, एप्सिलॉन आर से घट जाती है, ऐसे एक एप्सिलॉन आर का फैक्टर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा साथ में। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी जो परमिटिविटी है मीडियम की वो तुम्हारी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर तुम्हारे पास ये ऐसे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट था तुम्हारे पास खाली एयर का, लेकिन अगर तुम कहां पर एक मीडियम के अंदर हो तो साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस मीडियम का, ठीक है। और ये चीज तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, क्लास 12th के अंदर भी इस टाइप के तुमने क्वेश्चंस किए होते हैं कि अगर हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे होते हैं तो कैसे चेंज होती है हमारे पास। तो बस वहां पर एप्सिलॉन आर आ जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। जो भी वाटर का तुम्हारा एप्सिलॉन आर होगा वो यहाँ पर पुट हो जाएगा, एंड दैट्स इट, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वहां पर। तो अगर मीडियम के अंदर आता है तो जस्ट वहां पर जो परमिटिविटी है तुम्हारी वो चेंज हो जाएगी मीडियम की। तो यहाँ पर जस्ट रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट साथ में आ जाएगा और कुछ नहीं, क्लियर है। तो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। आई होप कि जो ये चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगी, ठीक है, कि अगर एक फ्री स्पेस में हो और एक तब मीडियम हो तो फर्क क्या पड़ेगा, इस एप्सिलॉन आर का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी। अब देखो इधर वापस आओ, एप्सिलॉन नॉट है, साथ में एप्सिलॉन ई है, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करा लो यहाँ पर, क्यू, साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी होती है गाइस, ये तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ भी रिलेटेड होती है। आओ वो एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे रिलेटेड होती है। तो गाइस जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी है इसका फॉर्मूला मार्क कर लेना, जितने फॉर्मुलाज आ रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, यूज पढ़ सकता है इनका। तो जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी है ये तुम्हारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। तो ये एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। इसका हो सकता है कि नीड पड़ जाए, क्या पता 1 मार्क में सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। सेंटेंस में गाइस ये ना जस्ट ये इक्वेशन कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है ये तक आ रखा है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। कि तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी और एप्सिलॉन आर के बीच में रिलेशन क्या है, सिंपल सा जस्ट ये क्वेश्चन आ रखा है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी और एप्सिलॉन आर के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच, ठीक है। ओके, अब इसको यहां पर पुट करवा लो, तो अपने पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर -1, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर यहाँ पर भी है तो इस एप्सिलॉन आर को यहाँ पर नीचे ले आओ इसके, और साथ में क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारा कट जाएगा ऐसे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारा कट जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, और साथ में आएगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करो नोटिस। ये क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर। तो अगर पोलराइजेशन वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन आता तो इतना हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, पोलराइजेशन वेक्टर फाइंड आउट किया है इस केस के लिए कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो और साथ में डाइलेक्ट्रिक प्लेस हो तो ऐसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या बोली थी मैंने यहाँ पर निकालने के लिए, एक तो ये निकाला था हमें, और दूसरा काम था हमारा यहाँ पर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का था, ठीक है। देखिए देता हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या निकाल रहे हैं। पहला निकाल रहे हैं फाइंड द पोलराइजेशन वेक्टर, और दूसरा काम क्या करना था, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी।
तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर है, सिंपल। कर लो नोट एक बार इसको, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की। अब जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना था, बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। एक काम करो, तुम भी निकाल लो एक बार, जिन्होंने यहाँ तक कर लिया नोट आगे निकालो। बाउंड चार्ज डेंसिटी तो निकालनी है, क्या करना है, जस्ट डाइवर्जेंस ही तो निकालना है, तो निकालो इसका डाइवर्जेंस, देखो क्या आएगा, ठीक है। तो आप फिर देखो, आई होप कि नोट कर लिया होगा सभी ने। तो भी क्या करना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी, तो कैसे करना होगा, रो बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी, यही काम है ना। तो आप फिर निकाल लेते हैं। और गैस यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लगा सकते हो, देखो डायरेक्शन मैंने लगाई नहीं ना, है तो वेक्टर, डायरेक्शन कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी, तो यहाँ पर इसके साथ आर कैप भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आर कैप अपने पास, नाइस देन। अब जस्ट क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है, किस चीज का, इसका, तो माइनस लो, आगे डाइवर्जेंस ऑफ, क्या एक्सप्रेशन एज इट इज उतार लो एक बार के लिए। इसके बाद में क्या है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई r² है, ठीक है। उसके बाद क्या अपने पास आर कैप है, इस तरह से, ठीक है। अब गाइस देखो हमारे पास यहाँ पर मैं इसको लीनियर एंड होमोजेनियस मान रहा हूँ, तो होमोजेनियस में मान रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो तुम्हारा यहाँ पर फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं है, ठीक है, मतलब हर जगह पर उसकी वैल्यू सेम है, तो वो कांस्टेंट मानते हुए मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। एप्सिलॉन आर को मैं यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट ना होता तो चीजें बदल जाती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको होमोजेनियस मान रहा हूँ, यानी कि एप्सिलॉन आर को मैं यहाँ पर कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट मान रहा हूँ तो अपने पास ये बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर ये लेट्स से फंक्शन ऑफ आर दे दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, एप्सिलॉन आर भी फंक्शन ऑफ आर दे दिया जाता, तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगता, एक यहाँ पर आर एक यहाँ पर आर, तो प्रोडक्ट रूल हमें यहाँ पर लगाना पड़ता। लेकिन अभी मैंने एप्सिलॉन आर को यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है, ठीक है। तो अपने पास 1 - 1 बाय एप्सिलॉन आर ऐसे आएगा, ठीक है। बाहर निकाल लिया, अपने पास बचा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ 1/r², और साथ में q डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। ये आर कैप भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर बचा है। अब जो ये आर कैप बाय r² का डाइवर्जेंस होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है, क्या होता है, 4 पाई डिराक डेल्टा, साथ में डिराक डेल्टा जो होता है आर माइनस में क्या आता है, जहां पे मेरा सोर्स प्रेजेंट हो। सोर्स कहां पर प्रेजेंट है, पॉइंट चार्ज की वजह से आ रही थी ना फील्ड, कहां से आ रही थी फील्ड, ये पॉइंट चार्ज की वजह से आ रही थी। पॉइंट चार्ज कहां पर प्लेस था, जीरो के ऊपर प्लेस था, ओरिजिन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर माइनस ओ कर दिया, मतलब -0 कर दिया ओरिजिन के लिए, सिंपल, ठीक है। तो ये अपने पास क्या यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय r² है। और इसको गाइस याद रखना, यहाँ पर ज्यादातर गलतियां होती है, इसको हम जीरो ले लेते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने ये चीज ना एच के दास के अंदर भी उन्होंने जीरो सोल्व किया हुआ है, तो प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान देना, ये चीज जीरो नहीं होती है, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर नॉन जीरो होती है, उसके अलावा हर एक पॉइंट के ऊपर जीरो होती है। तो जहां पर तुम्हारा सोर्स प्रेजेंट होता है ना, वहां पर तुम्हारे पास ये नॉन जीरो होगी, बाकी के हर एक पॉइंट के ऊपर जीरो होगी। तो प्लीज इसको यहाँ पर ध्यान देना कि डिराक डेल्टा की टर्म्स में होता है, ठीक है, ये डिराक डेल्टा की टर्म्स में होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, डिराक डेल्टा, जहां पर मेरा सोर्स प्रेजेंट होता है वो आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहां पर था, ओरिजिन के ऊपर था चार्ज क्यों, तो यहाँ पर आर वेक्टर -0 आएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर पुट करेंगे इस चीज को, ये यहाँ पर गाइस नेगेटिव साइन अभी बचा हुआ है बाहर, नेगेटिव को बाहर लगा लो ऐसे। तो अपने पास आएगा -1 बाय एप्सिलॉन आर -1, साथ में ये वाली चीज 4 पाई डिराक डेल्टा, आर वेक्टर -0, और साथ में q डिवाइड बाय 4 पाई। अब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है भाई, हम ये जो पोलराइजेशन वेक्टर हो कहां पर एक्सिस्टेंस में है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ना, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के बाहर थोड़ी हो जाएगी पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही तो होगी। तो अब जो डिराक डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जहां पर चार्ज मेरा प्लेस है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा रो बी का,
तो हमारे हमने यहाँ पर क्या देखा कि मेरे पास जो लीनियर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक होता है, लीनियर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो होती है। वो हमने यहां से देखा। तो रो बी इक्वल टू जीरो। तो सीधा सीधा इस पॉइंट को याद रखना है कि लीनियर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सरफेस वाली होगी, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम की होगी वो जीरो होगी। ठीक है, आई होप कि जो ये चीज है यहाँ पर वो सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, ओके नाइस देन। तो आप फिर सरफेस की भी निकाल लें, यहीं से रिजल्ट्स भी आ जाएंगे हमारे पास बाउंड चार्जेस की यहीं से। ठीक है गाइस, देखो बात ऐसी है, जो मैंने क्लास के अंदर करवाया था थोड़ा सा वहां पर वे अलग था। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो बाउंड चार्ज की जो फॉर्मूले है ना वो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो मैं यहीं से निकलवा दे रहा हूँ उनको। ठीक है, तो क्लास के अंदर मैंने पहले दूसरे तरीके से करवा रखा था, यहाँ पर दूसरे से करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे लें। ठीक है, ओके, वो भी सही था, ये भी सही है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमने रो भी तो निकाल ही लिया है, अब सिग्मा भी निकाल लेता हूँ। सिग्मा बी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? सिग्मा बी था मेरे पास पी वेक्टर डॉट एन कैप, यही था। तो पोलराइजेशन वेक्टर तो मैं निकाल ही चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? पोलराइजेशन वेक्टर में निकाल ही चुका हूँ। क्या था पोलराइजेशन वेक्टर? ये रहा, है ना, 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर, साथ में अपने पास क्या है, साथ में अपने पास है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, सिग्मा बी है ना। डॉट एन कैप करवाना बचा है अभी। अब गाइस देखो बात करते हैं पहले इनसाइड की आउटसाइड, पहले आउटसाइड की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो आउटसाइड सरफेस के लिए जो मेरा आर कैप होगा, तो आउटसाइड सरफेस के लिए जो मेरे पास एन कैप होगा, सॉरी, जो आउटसाइड के लिए जो एन कैप होगा क्या होगा, आर कैप होगा, राइट। तो एन कैप जो है वो क्या हो जाएगा, आर कैप के इक्वल हो जाएगा, राइट। एन कैप आउटसाइड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। कैसे हो गया? देखो फिगर ये है ना, इसका एन कैप क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर अगर तुम बाहर बनाते हो क्या ये आर कैप डायरेक्शन नहीं है? एग्री करते हो, है ना, तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर इनसाइड के लिए बात करोगे, क्या माइनस आर कैप नहीं है ये वाला, है कि नहीं? तो आउटसाइड के लिए प्लस आर कैप और इनसाइड के लिए माइनस आर कैप। तो ये अपने पास क्या है यहाँ पर, एन आउट और एन इनसाइड। तो एन कैप आउटसाइड अपने पास होगा आर कैप, और जो एन कैप इनसाइड वाला होगा वो अपने पास होगा माइनस आर कैप। तो बस इनका यूज किया जाएगा अभी। ठीक है, सिग्मा बी निकालने के लिए। तो इनसाइड वाले सरफेस के ऊपर और आउटसाइड वाले सरफेस के ऊपर क्या निकालने वाला हूं मैं यहाँ पर अभी, बाउंड चार्जेस की वैल्यू निकालने वाला हूँ कि यहाँ पर बाउंड चार्ज मेरे पास क्या होगा। ओके, आओ फिर करते हैं। अरे देखो, एन कैप को पुट किया है आर कैप, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा हूं, फिलहाल सिग्मा भी आउटसाइड के ऊपर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आर कैप पुट किया है, राइट, एन कैप आउट से। तो अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, साथ में क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये क्या आ गई, सिग्मा बी आ चुकी है आउटसाइड। ऐसे में यहां पर चार्ज भी निकाल सकता हूं, बाउंड चार्ज आउटसाइड सरफेस के ऊपर जो है कितना हो जाएगा, क्या करना होगा, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, दैट्स इट। वैसे एक चीज और, यहाँ पर इस आर को आर ही रहने दोगे, जो उसका रेडियस है ना वो यहाँ पर पुट करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपने पास ये रेडियस R1 है, ये बाहर वाला रेडियस R2 है, तो यहाँ पर तब तुम हो उस सरफेस के ऊपर डील कर रहे हो तो यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इसको चेंज करवा लो, क्या, R2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर R2 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई, चीजों को तो ध्यान रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या, R2 के इक्वल है ना वहां पर आउटसाइड वाले के ऊपर, है ना, तो ऐसे हो जाएगा वो। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है, राइट, नाइस देन। अब ये मेरे पास यहाँ पर आया है ना, तो 1 माइनस में 1 बाय एप्सिलॉन आर, साथ में क्यू अपने पास हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर के साथ ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, यही तो होता है सरफेस एरिया स्फीयर के केस में, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाउंड चार्ज हो जाएगा आउटसाइड वाले के ऊपर। ऐसे अगर तुम इनसाइड वाले करोगे, सिग्मा भी इनसाइड करोगे अगर तुम कैलकुलेट, तो फर्क क्या आएगा, बस माइनस साइन का फर्क आएगा ना, माइनस आर कैप आ जाएगा यहाँ पर, बस इतना फर्क आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन आर माइनस 1, साथ में क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर आ जाएगा वहां पर, रेडियस R1 होगा वहां पर, है ना। और ऐसे जो क्यू बी है अपने पास इनसाइड, क्यू बी इनसाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाय क्यू,
और साथ में बस यही आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इनसाइड और आउटसाइड आ गया। गैस ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, क्वेश्चन इनके ऊपर पहले भी बने हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मतलब बाउंड चार्ज निकालने के लिए नहीं बोलता है, पोटेंशियल निकालने के क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये फॉर्मूला यूज होते हैं हमारे। ठीक है, अभी उनको करेंगे, ये भाई इतना नोट कर लो जस्ट, फिर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि किस तरह के आंसर क्वेश्चन तुम्हारे डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला चार्ज डेंसिटी, दूसरा तुमसे पोटेंशियल निकालने के लिए, तीसरा जो तुम्हारी बाउंड्री कंडीशंस होती है इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, वो राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमम टाइम तुम्हारे देखे जाते हैं। ठीक है, या फिर पोलराइजेशन को, जो तुम्हारी यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होती है उसको तुम्हारे डायपोल के साथ रिलेशन। ठीक है, तो बस ये तुम्हारे तीन चार टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से डायलेक्ट्रिक से ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, और एक को कवर करेंगे आज। पीवाईक्यूज यार मैंने डाले नहीं सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज करेंगे जो डायलेक्ट्रिक्स है। अब जिस कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाउंड्री वाला भी आज नहीं हो पाएगा, बाउंड्री वाले कंसेप्ट को भी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे पहले, और फिर डायरेक्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे पहले। ठीक है, और फिर कैपेसिटी के ऊपर स्विच करेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को समझ में आ गई होंगी। तो अभी आओ करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन की यहाँ से तुम्हारे निकल करके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स से गाइस, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। पहले ये अपने पास यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसके ऊपर है चार्ज क्यू। ठीक है, बाहर यहां पर डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका लेट से रेडियस अंदर वाले का था आर, इसका रेडियस था आर, इसका रेडियस लेट से 2r, इसका लेट से रेडियस है 3r। ठीक है, तो आर 2r 3r अपने पास यहाँ पर क्या है, रेडियस है इनके। राइट, और ये बाहर वाला जो है वो क्या डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या अपने पास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है। और ये अंदर वाला क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग भी दिया जा सकता था। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अपने पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना ये है कि मैं इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, जो ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको लेट्स से पॉइंट सी नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे को निकालना है पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया, मतलब जो मैंने सारी चीजें प्रूफ की, वहां पे मैंने दिखाया तुम्हें कि कैसे हमारे पास जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, 0 है ना। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की मैंने वैल्यूज बता दी कैसे है, बाउंड चार्जेस मैंने बता दी कि बाउंड चार्जेस क्या हमारे पास आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अपने पास सिर्फ सरफेस के ऊपर यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू आ रही होंगी, तो वो पहले हम चार्जेस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उन चार्जेस को हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास वो काइंड ऑफ क्या है, नॉन कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, और फिर नॉन कंडक्टिंग शेल वाले रिजल्ट्स निकाल यूज करेंगे, और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, बस ये काम करना है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास के अंदर कंडक्टर्स किया था ना, कंडक्टर में सेम प्रॉब्लम करवाई थी, अब मैंने डायरेक्ट्रिक के लिए बना दी, बस बाहर वाला जो कंडक्टर था उसको डायरेक्ट्रिक के साथ रिप्लेस करवा दिया। बस ये करवाया मैंने। कंडक्टर की जगह पर मैंने क्या करवाया है, मैंने जस्ट डायरेक्ट्रिक को रख दिया है, इतना काम। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम सेम है, बस चार्जेस की वैल्यू बदलेगी, जो बाउंड चार्जेस हैं, जो इंड्यूस चार्जेस हैं, उनकी यहाँ पर वैल्यू बदलेगी और कुछ नहीं। ठीक है, और गैस एक चीज का और ध्यान रखना, एक बार ये एक्सप्रेशन देखना पीछे, ये वाला और ये वाला, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, क्या ये जो रिजल्ट्स हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एग्री करते हो? यस। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना
कि हमारे पास अगर एप्सिलॉन आर जो है ना, अगर वो इन्फिनिटी को टेंड हो जाए, काफी ज्यादा हाई वैल्यू हो जाए, तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे। क्या? अगर एप्सिलॉन आर क्या हो जाए तुम्हारा, काफी ज्यादा हाई हो जाए, तो वो एज अ कंडक्टर, खुद देखो ना, एप्सिलॉन आर अगर तुम इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो जीरो हो गया ना, तो क्या बचा, चार्ज क्यों बचा आउटर सरफेस के ऊपर, यहाँ पर क्या बचा, माइनस क्यों बचा अंदर वाले सरफेस के ऊपर। क्या कंडक्टर ऐसा नहीं था कि वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं आते थे, सरफेस के ऊपर चार्जेस आते थे, अंदर वाले के ऊपर माइनस क्यू, बाहर वाले के ऊपर प्लस क्यू, तो वही तो काम हुआ है कि नहीं? कंडक्टर और डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, अगर मेरे पास डायरेक्टरी कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाए, काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए, तो वो एज अ कंडक्टर रहेगा हमारे लिए। ये चीज यहाँ पर ध्यान रख, ठीक है? क्या पता इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाए। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैट मैकेनिक्स वाइज छोटी छोटी चीजें होती है, इतने कंसेप्ट बनते हैं इनके अंदर, कोई लिमिट नहीं। ठीक है? तो हर एक चीज के ऊपर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन भी आराम से हो रहे। ठीक है? एक आधा क्वेश्चन अटकेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, मैक्सिमम हो जाने चाहिए। ठीक है? मैक्सिमम के क्वेश्चन नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो यार हमेशा अटकता है। ठीक है? मैक्सिमम हो जाए वो है। अगर मान लो कि यार 8 क्वेश्चन आ रहे हैं एमटी से, ये कर दो, थोड़े हैं क्या? 5 कर दो, थोड़े हैं, वो भी बहुत होते हैं एमटी के अंदर 5 क्वेश्चन। ठीक है? बाकी पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या पता सारे क्वेश्चन आसान आ जाए। ठीक है? लेकिन सारे जनरली आते नहीं आसान क्वेश्चन कि सारे ही हो जाए। ठीक है? और 3 घंटे में खासकर, फिर टाइम की भी लिमिट है ना, वो भी एक मेन कंसर्न। अगर तुम्हें सेम पेपर 5-6 घंटे में करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है? ओके, तो आओ गाइस फिर इस क्वेश्चन को करते हैं अभी करना शुरू। तो क्या किया है देखो, सबसे पहले ना 26 टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले काम करा करो, 1 - 1 बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू को निकाल लो। यहाँ पे मैंने इसका एप्सिलॉन आर नहीं दिया, सॉरी माय बैड, मेरी गलती है ये। गाइस यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी गिवन होगी तुम्हें, लेट्स इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है? तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या बोला, लेट्स से 2 है मान लो। ठीक है? तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पर कि 1 - 1 बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर पुट करो 1 - हाफ, तो कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक है? अब इनसाइड वाला जो चार्ज था वो इसकी जस्ट नेगेटिव वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाय क्यू कर दोगे। जो अंदर चार्ज है यहाँ पर क्यू, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर उसका नेगेटिव वर्जन लगा दोगे, तो -q/2 इस अंदर वाले सरफेस के ऊपर आ जाएगा, बाहर वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, +q/2 आ जाएगा। ये निकाले हैं मैंने, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चार्जेस यहाँ पर मैंने निकाले हैं कि डायरेक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, तो अंदर वाले के ऊपर -q/2 आएगा, बाहर वाले के ऊपर +q/2 आएगा। ठीक है? और एक चीज और भी याद रखना कि जो टोटल बाउंड चार्ज होता है ना, वो ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है? जो टोटल बाउंड चार्ज होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, यानी कि जो सरफेस और जो वॉल्यूम के अंदर जो बाउंड चार्ज आता है वो ऑलवेज जीरो होता है। अब यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम का जीरो है, यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम का जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जो अंदर वाले सरफेस के ऊपर होगा और जो बाहर वाले सरफेस के ऊपर होगा उनका टोटल सम जीरो होगा। तो अंदर -q/2, बाहर +q/2। ठीक है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आने को डेंसिटी के ऊपर भी आ सकता है कि अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी कि बाहर वाले की ज्यादा होगी। तो क्या लगता है, चार्जेस दोनों सेम है अंदर और बाहर, एग्री कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू सेम है ना, और एरिया किसका ज्यादा है, बाहर वाले का, तो बाहर वाले की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया होती है ना, तो अगर एरिया ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, साफ सीधी बात है ना। तो अपने पास जो सिग्मा इनसाइड वाला का है वो क्या होगी, ज्यादा होगी इंस्टेड बाहर वाले से, तो सिग्मा आउट अपने पास क्या होगी, कम होगी। तो ये रिजल्ट भी तुम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, चार्जेस सेम है, रेडियस बाहर वाले का ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो अपने पास सिग्मा कम होगा। ठीक है? ऐसे तो इसके ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने को बनाया जा सकता है। ठीक है? बस चीजों के ऊपर ध्यान देना कि क्या चीजें दे रखी हैं और मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है? बस उन चीजों के ऊपर फोकस करना। हो सकता है कि चार्जेस निकालने के लिए बोल दिया जाए कि अंदर बाहर वाले के ऊपर चार्जेस क्या है, वॉल्यूम के अंदर क्या है। ठीक है? ये निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वो हमने डिस्कस कर लिया। डेंसिटी को रिलेट करने के लिए बोला जा सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। डेंसिटीज की वैल्यूज भी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली थी, ये रही डेंसिटीज की वैल्यू, है ना। डेंसिटी आउटसाइड, डेंसिटी इनसाइड, ये रही डेंसिटी इनसाइड, है ना। सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हमने पोलराइजेशन वेक्टर भी डिस्कस किया, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, ये रहा पोलराइजेशन वेक्टर इस केस में। तो एक एक चीज हमने इस टाइप के प्रॉब्लम्स की डिस्कस की है यहाँ पर। ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें जो है वो क्लियर होंगी सभी को। और अब बारी आती है इसके पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कि पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो अपने पास एक सॉलिड स्फीयर बैठा है ऐसे, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर निकालना है, इसके ऊपर +q चार्ज है, फिर मेरे पास एक शेल है, फिर एक शेल है, अंदर वाले शेल के ऊपर चार्ज आया -q/2, बाहर वाले शेल के ऊपर चार्ज आया +q/2। ये जो रेडियस है ये r है, ये जो रेडियस है वो 2r है, और जो ये रेडियस है वो क्या है 3r है। ठीक है?
तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या था, बीच वाला पॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा, 3/2 KQ/R। भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था ना, नॉन कंडक्टिंग था ना, सॉलिड था ना, रिजल्ट बताया था ना 3/2 KQ/R। अगर अभी भी तुम सोल्व कर रहे थे और KQ/R पुट किया ना, तो इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में फिर दोबारा से मिस्टेक करोगे, ठीक है। एक बार मिस्टेक किया दोबारा नहीं होनी चाहिए वाली, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर में क्या पोटेंशियल होता है, 3/2 KQ/R होता है। अगर ये होलो होता है ये वाला, अगर ये वाला होलो होता है या फिर कंडक्टर होता तो क्या फर्क पड़ता, तो ये एक काइंड ऑफ तुम्हारा स्फेरिकल शेल हो जाता, और फिर पोटेंशियल क्या आता है यहाँ पर KQ/R आता, क्या आता है फिर KQ/R आता। लेकिन क्योंकि सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है, तो 3/2 KQ/R आएगा, इसका ध्यान रखना। इसके बाद फिर ये वाला है, इसका रेडियस 2R है, ठीक है, और चार्ज कितना -Q/2 है, तो -KQ/4R आ जाएगा। फिर अगले वाला देखो, बाहर वाला चार्ज क्या Q/2 है, रेडियस 3R है, तो KQ/6R आ जाएगा। ऐसे एलसीएम ले लो, सोल्व करवा लो। वेल कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 17/12 KQ/R, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अपने पास, तो अगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने का है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल से। बस चीज़ों को ठीक से अप्लाई करना और प्लस माइनस में गलती मत कर ले, तो पता चले कि सब कुछ सही क्या प्लस माइनस में, ठीक है। रीचेक कर लेना एक बार, 10-15 सेकंड का टाइम देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है? अब आगे की बात, तो ये तो मैंने यहाँ पर बात की है पोटेंशियल के इसके सेंटर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर जो मैंने पीछे सिस्टम आना था, ये वाला जो सिस्टम आना था, यही वाला कर लूँ क्या, इसी की वजह से कर दूँ, चलो इसी की वजह से सेम सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहता हूँ वर्सेस आर, सेम सिस्टम के लिए क्या बनाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बनाओ फटाफट से, कि क्या लग रहा है कि कैसा ग्राफ होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट का, तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो तुम्हें रिजल्ट से आते हैं सिर्फ उनको यूज करो डायरेक्टली, और 1 मिनट के अंदर ग्राफ बनाया जा सकता है। बनाओ इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, सारी चीजें तुम्हें आती हैं, एक एक चीज मैंने बता रखी है, ठीक है। बना लो फटाफट से। बना पा रहे हो, अंदर वाले का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानना है, ठीक है। बना
तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारा, नहीं बन रहा है क्या? डिसकंटिन्यूस आएगा। वैसे एक चीज़ याद रख लेना है, मैंने इसमें कोर्स में नहीं, अल्फा बैच वाले में नहीं करवाई, वैसे में तो मैंने पॉइंट्स में लिखवा रखा है। तब भी तुम्हारे पास क्या आएगा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आई तो ग्राफ तो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, क्या बोला? जहां पर भी तुम्हारी सरफेस चार्ज डेंसिटी आई, ग्राफ तुम्हारा डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी आती है तो डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बीच में आ जाती है तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो तो इधर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना बीच में, तो इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बस। तो इसके अंदर दो जगह पर डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी। हो सकता है कि ऐसे ही पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द ई वर्सेस आर ग्राफ, तो डायरेक्टली वहाँ पर ये देखना है ना कि कितनी जगह पर तुम्हारे सरफेस चार्ज डेंसिटी और कितनी जगह पर तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले पॉइंट्स के ऊपर तुम्हारे पास ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इस वाले पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वाले पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर अपने पास डिसकंटिन्यूस होगा, इधर डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। क्या, सिंपल, राइट। ओके, तो आओ देखो गाइस कैसे इसका घर बनाना है। मैं दोबारा से फिगर बना लेता हूँ, इतना ट्राई करते रहो। अभी देख लो, सबका ध्यान स्क्रीन पर। ई वर्सेस आर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो कुछ डॉटेड लाइन बना ली मैंने ऐसे, ये आर के ऊपर, ये 2r के ऊपर और ये 3r के ऊपर, ठीक है। अभी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहां से आएगी? क्या जो इस सरफेस के अंदर अंदर चार्जेस हैं उसकी वजह से आएगी? सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था? तो क्या आया, लीनियर ग्राफ आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम यहां पर क्वेश्चन सरफेस मानते हो, तो अपने पास जो ये स्फीयर है इसकी वजह से आएगा, वहां पर क्या आएगी, प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। इसका तो ग्राफ बनवाया भी था भाई, अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो ग्राफ बनवाया नहीं था क्या? किया था ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से आएगा 1/r² का, ठीक है। 1/r² का वेरिएशन है यहाँ पर, इधर क्या है, r का वेरिएशन है, ठीक है, इधर 1/r² का। अब इधर इधर क्या आया, डायरेक्ट्रिक आया। डायरेक्ट्रिक आया तो क्या खास बात हो रही है? पहली बात, दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तो ये देख लो सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पर वो क्या बन जाएगी, के क्यू डिवाइड, मतलब कि क्यू डिवाइड बाय 4πε0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर का फैक्टर आ गया जो कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। तो एक तो लॉजिक ही है जिसको देखने का, ठीक है, एक तो लॉजिक ये इसको देखने का। इसको ना थोड़ा सा पास पास में आते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहता है। इसको एक काम करो, थोड़ा सा ना हाइट दे दो इसको, थोड़ा सा ना नेचर दिखने में थोड़ा अच्छा बन जाए। ओके देखो, अपने पास यहाँ पर क्या आया, एप्सिलॉन का फैक्टर है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो इधर मैग्नीट्यूड है उससे तो रिड्यूस हो जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो रहा है इस वजह से। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर तुम यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाते हो तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो अपने पास क्या आएगा, पहले से कम आएगा क्या? भाई पहले चार्ज क्या था, सिर्फ एक क्यू चार्ज था अगर इनसाइड वाले की बात करोगे। अगर इस वाले गॉसियन सरफेस की बात करते हो तो अपने पास जो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था सिर्फ वो चार्ज था। लेकिन अभी तो तुम इस डायलेक्ट्रिक के अंदर की बात कर रहे हो, तो इस सरफेस के ऊपर भी तो बाउंड चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज। एग्री कर रहे हो, -q/2, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, है ना। तो चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गई, राइट। तो दो रीजन है, जैसे देखना हो वैसे समझ सकते हो, ठीक है।
तो दो रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। एक तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर आ रहा है यहाँ पर, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था एक्सप्रेशन में। यहाँ पर क्या था अपने पास, जस्ट क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर जस्ट ये एक्सप्रेशन था, लेकिन इधर क्या आया, एप्सिलॉन आर आ गया। ऐसे तब मैं बाहर जाऊंगा तो यहाँ पर भी अपने पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके टर्म्स में देखना है तो ये ऐसे इंक्रीज हो गया, चार्ज के टर्म्स में देखना है तो ऐसे देख सकते हो कि अपने पास इस आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पर प्लस क्यू बाई 2 चार्ज आएगा, तो अब चार्ज दोबारा से बढ़ गया है ना, तो अपने पास ही ऐसा आ गया। राइट, और गैस ये वाली जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं बना हुआ, ये अपने पास एक्चुअल में ना जो इसका काइंड ऑफ इस तरह से जाएगा, तो सेम नेचर का ही जाएगा जैसे यहाँ पर नेचर है ना, उसी को एक्सटेंड करना है यहाँ पर, समझ रहे हो। प्रोपोर्शनिटी यहाँ पर 1/r² की रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा फिगर मतलब स्केल अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी कर्व बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जैसे ये वाली है वैसे ये उसी के साथ में ऐसे जाएगी, बस यहाँ पर ये वाला पोर्शन गायब करके ये नीचे बना लेना ऐसे। ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आएगी, और डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आती है, वॉल्यूम के एक उसमें नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहे हो, इधर अपने पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इधर कॉन्टिन्यूस अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली सीधा नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाए तो बस ये देखा करो कि अपने पास कितनी जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये था गाइस अपने पास यहाँ पर ग्राफ, तो ज्यादा टाइम का बनाने में नहीं लगता है। इसका तुम्हें पता था, यहाँ तुम्हें पता है, डायरेक्टर की प्रेजेंस से तुम्हें पता है कि क्या होगा, और यहाँ पर तुम्हें पता है, सिंपल है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर E वर्सेस R का ग्राफ। ओके नाइस देन। अभी गाइस एक पोलराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है तो उससे डेंसिटीज कैसे निकालने, और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, बाकी का पोर्शन जो है वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से गाइस हमारे पास है ये किसी एग्जाम का P/Q वाला, हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर लेट्स से दे रखा है βr²r दे रखा है। ठीक है, हमें सिग्मा भी निकालनी है, हमें रो भी निकालनी है। ठीक है, और फिर मैं वहां से ये भी दिखाने वाला हूँ कि जो टोटल बाउंड चार्ज होगा ना वो मेरे पास 0 ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर इस केस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या दे रखा है, पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है। और एक चीज और, क्या ये यूनिफॉर्म है, देख के बताओ एक बार, क्या ये यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है यहाँ पर, यस और नो क्वेश्चन है बस। इसमें कहाँ टाइम लग रहा है, भाई यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, यूनिफॉर्म वेक्टर कब बोलते हैं, तो हमारे पास वो कांस्टेंट रहे, है कि नहीं, का मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, है कि नहीं। तो अपने पास यहाँ पर जो ये पी वेक्टर है, एक मिनट, मैंने लिखा नहीं था क्या, लिखा था है ना, सीरियस हुआ है ना, मैंने लिखा ही नहीं था क्या, मेरे को लगा मैंने लिखा है यार, सच में नहीं लिखा मैंने, लिखा था ना, अच्छा फिर ठीक है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर पी वेक्टर है ऐसे βr²r, राइट। अब गाइस ये हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म इसको नहीं कह सकते हो तुम। ठीक है, यूनिफॉर्म कैसा होता है तुम्हारे पास, अगर यहाँ पर r² होता ना, नहीं होता, तब भी तुम इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, कि हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो वो हमारे पास जिसकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आर कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर गलतियां करते हुए। ठीक है, अगर लेट्स से तुम्हें ऐसे दे दिया जाए ना P0 r कैप, तुम इसको यूनिफॉर्म मान के कराओगे, यूनिफॉर्म नहीं होता ये। यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर ऐसे दे रखा होता P0 x कैप, P0 z कैप, तो ये यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी पोलराइजेशन कैसी है, ऐसी है, हर डायरेक्शन में ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है ये। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म ये है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो भी आते हैं यहाँ पर हम दोबारा से। तो मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या करना है, फाइंड करना है रो बी एंड सिग्मा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा,
सिग्मा बी, तो ये हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन है, इनका यूज किया जाएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, डॉट प्लॉट करना तो आसान काम है ही, है ना। तो ये अपने पास है, यहाँ पर सीधा सीधा रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व करवा सकते हैं। नाइस। तो गैस डाइवर्जेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है गैस, देखो सिर्फ वही बात है, देखो यार आर कैप जो एलिमेंट है ना वो याद करना जरूरी है। ठीक है, कि हमारे पास आर एलिमेंट क्या होता है, थीटा और फाई के ऊपर नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आर वाला याद होना चाहिए। लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या किया था, लाप्लास किया था ना, लाप्लास क्या बताया था मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, अगर एक भी याद रख लेते हैं दूसरा अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, डेल बाय डेल आर होता है, तो लास्ट वाला डेल बाय डेल आर हटा दो, बाकी तुम्हारा डाइवर्जेंस बचा। तो डाइवर्जेंस बचा तुम्हारे पास क्या, 1/r², डेल बाय डेल आर, साथ में r², ऐसे ये बचा है तुम्हारे पास डाइवर्जेंस। ये एलिमेंट याद रख लेना, मैथमेटिकल फिजिक्स में निकलवा रखा है कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर होता है डाइवर्जेंस, राइट। साथ में पी वेक्टर मेरे को ऊपर दे रखा है, तो पी वेक्टर बीटा r², आर एलिमेंट है, आर एलिमेंट के लिए, थीटा और फाई एलिमेंट नहीं आएंगे तुम्हारे पास, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये अपने पास ये ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओ तो आर की पावर 4 बन गया, बीटा r4 डिफरेंशिएट कराओगे तो क्या बन गया, 4 बीटा r³ बन गया, डिवाइड बाय r² बन गया विद नेगेटिव साइन, r से r कट गया, तो अपने पास आ गया -4 बीटा बाय r। ठीक है, सिग्मा बी की बात करते हैं। तो सिग्मा बी गाइस यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा है हमें। ठीक है, स्फीयर है यहाँ पर, स्फीयर के लिए निकालना हमें। ठीक है, स्फीयर के लिए दे रखा है, ओके राइट। और इसका लेट से रेडियस अपने पास यहाँ पर r रेडियस है ऐसे। ठीक है, कि स्फीयर के अंदर हमें पोलराइजेशन दे रखी है, पोलराइज स्फीयर है, उसके लिए हमें यहाँ पर ये निकालना है। ओके, तो इसका जो एन कैप होगा वो क्या होगा, आर कैप हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो सिग्मा बी आ जाएगा वो क्या आएगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट आर कैप ऐसे। ठीक है, तो बीटा r², साथ में आर कैप आ जाएगा, साथ में डॉट आर कैप, तो अपने पास आएगा बीटा r²। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और वो सिग्मा बी आ गया अपने। ठीक है, अब अगर रेडियस लेट से आर दे रखा है, इसका अगर कैपिटल आर मैंने बोला है तो यहाँ पर पुट करवाना पड़ेगा कैपिटल आर, आर को, है ना। तो अपने पास यहाँ पर सिग्मा भी यहाँ पर पुट करवा लो इसको कैपिटल आर, क्योंकि भाई सरफेस है ना उसके लिए तो आर डिफाइन हो गया ना मेरा, आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पर बीटा r² अपने पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, -4 बी आर, ओ सॉरी, ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर r की पावर 3 था ना, नीचे r की पावर 2 था, तो -4 बीटा आर बचेगा। ओके नाइस देन। अब क्या करना है यहाँ पर, अभी निकालना है हमें यहाँ पर चार्जेस। ठीक है, अगला काम है चार्जेस, अगर डेंसिटी निकालना हो गया क्वेश्चन अपना, ये इतना ही है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एमएसक्यू के अंदर आए हुए हैं कि एक ऑप्शन के अंदर ये निकालने के लिए बोल रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस कल करेंगे जो आईटी जैम के अंदर आए हुए हैं, सारे कवर कर लेंगे, टेंशन ना लो। मतलब परसों क्लास हमारी, तो परसों सारे हम कवर कर लेंगे, टेंशन ना लो। अभी यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास हमें चार्जेस निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चार्जेस निकालते हैं, तो देखो कि क्या आएगा अपने पास। अगर तुम यहाँ पर क्यूब बी निकालते हो, ठीक है, सरफेस वाला, तो सरफेस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सिग्मा बी को इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा ओवर ds, है ना। तो सिग्मा बी क्या है अपने पास यहाँ पर, सिग्मा बी है बीटा r², क्या अपने पास यहाँ पर बीटा r² है, ds क्या होता है r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इसको इंटीग्रेट करवाना हो। ठीक है, r² कांस्टेंट है यहाँ पर, डाल लो इसकी वैल्यू, r² ऐसे आएगा। एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कर रहे हैं ना कैपिटल आर रेडियस के साथ, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दिया। ठीक है, तो बीटा r4 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 4 पाई होती है, तो हो गया इंटीग्रेशन सोल्व। ठीक है, अब ऐसे क्यूबी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, जो मेरे पास रो बी आया था उसको करेंगे ओवर वॉल्यूम इंटीग्रेट। तो देख लो क्या था रो बी था -4 बीटा आर, तो -4 बीटा आर था, इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, और वो भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो r² साइन थीटा डी फाई आ जाएगा ऐसे। अब साइन थीटा डी फाई को इंटीग्रेट कराओगे तो 4 पाई आ जाएगा सीधा सीधा, तो -4 पाई, और 4 बीटा आर यहाँ से भी है अपने पास ऐसे, है ना,
और ये बी, एक काम करो, आर क्यूब हो जाएगा और आर को फिर इंटीग्रेट करवाना है, तो आर की पावर 4/4 आ जाएगा, तो आर की पावर 4/4 आएगा और लिमिट जाएगी 0 से कैपिटल आर, है ना। तो 4 से 4 कट गया, अपने पास आएगा -4 पाई बीटा आर की पावर 4। अब इन दोनों वैल्यूज को देखो एक बार, इस वैल्यू को देखो और उस वैल्यू को देखो, क्या टोटल सम यहाँ पर 0 आ रहा है? क्या टोटल सम हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है? ये चार्ज था जो तुम्हारे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये वो चार्ज था जो तुम्हारी वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल बाउंड चार्ज है तुम्हारे पास, यहाँ पर क्या होगा? ऑलवेज 0 होता है, इसको याद रखना। टोटल बाउंड चार्ज इज ऑलवेज 0। ठीक है, और इस चीज की गाइस एक एप्लीकेशन बन सकती है। कभी कभी क्या होता है ना, या तो वॉल्यूम या फिर सरफेस इंटीग्रेशन करवाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, या तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन या फिर सरफेस इंटीग्रेशन करवाना हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं ना, हम फाइंड कर लेते हैं दूसरे वाला जो आसान काम है। ठीक है, तो ज्यादातर वैसे सरफेस का मुश्किल पड़ सकता है इंटीग्रेशन, तो सरफेस वाला बाउंड चार्ज निकालने के लिए अगर तुमसे बोला तो सरफेस वाले को छोड़ करके तुम क्या कर सकते हो? वॉल्यूम का निकाल सकते हो, और फिर वॉल्यूम से तुम बता सकते हो कि सरफेस का बाउंड चार्ज क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है कि टोटल सम 0 ही आना है। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि ऐसा केस बनता है कि तुम सरफेस का नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करोगे? जो तुम्हारा क्यू बाउंड सरफेस है उस वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? -Q, जो तुम्हारा वॉल्यूम का बाउंड चार्ज है। ठीक है, तो अगर सरफेस का कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वॉल्यूम का कैलकुलेट कर लो और फिर माइनस साइन आगे लगा दो एंड दैट्स इट, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस बाउंड चार्ज हो जाएगा, सिंपल। राइट, तो इस तरह का भी तुम्हारा क्वेश्चन जाने को जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ कि कैसे, ताकि तुम्हें थोड़ा रिलेट कर पाओ इस चीज के साथ। लेट्स से गाइस हमारे पास ना एक पोलराइजेशन वेक्टर दे रखा है ऐसे, लेट्स से दे दिया P0 R वेक्टर दे दिया, P0 R वेक्टर दे दिया लेट्स से। ठीक है, अब दे दिया ये, अब तुम्हें क्या करवाना है? क्यूब के ऊपर करवाना है। ये तुम्हें पोलराइजेशन दे रखी है क्यूब की, किसकी दे रखी है? क्यूब की। तो वो क्यूब में सरफेस इंटीग्रेशन करा के दिखाओ, कर सकते हो क्या? ठीक है, क्यूब में सरफेस इंटीग्रेशन करवा के दिखाओ, ये वाली नहीं हो पाएगी ना, ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास एक खुद देखो ना, लेट्स से ये पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, तो पहली बात डायरेक्शन अलग अलग है, आर कैप है, और इस सरफेस का तुम्हारे पास ऐसे होगा एन कैप, है ना। एन कैप यहाँ पर होगा और आर कैप तुम्हारे पास ये ऐसे जा रहा है, पोलराइजेशन वेक्टर। राइट, उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी जो चीज है वो क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड की फर्क रहेगा। जो मैग्नीट्यूड है वो देखो ना, यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि अपने पास से P0 R वेक्टर है, तो P0 R इंटू आर कैप है, ये क्या है? P0 है, R है और फिर साथ में आर कैप है, तो मैग्नीट्यूड आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या अलग अलग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर करवाना इतना आसान काम नहीं रहेगा, लिमिट्स को चूज करना आसान काम नहीं रहेगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन करवाना इतना हंसी खेल नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मे भी कर भी ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे? घबराना नहीं है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो टोटल बाउंड चार्ज होता है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, तो हम सरफेस को छोड़ करके हम वॉल्यूम का सहारा लेंगे सरफेस चार्ज को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले इसके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन था वैसे हमारा, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार कंप्लीट। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द सॉरी सरफेस बाउंड चार्ज, सरफेस बाउंड चार्ज, डेंसिटी नहीं, चार्ज निकालना है, बाउंड चार्ज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? रो भी निकाल लेंगे। रो भी क्या होता है? माइनस डाइवर्जेंस होता है ऑफ पी, तो माइनस डाइवर्जेंस निकालो इसका। कितना आसान काम होगा डाइवर्जेंस, क्या करना होगा? विद रिस्पेक्ट टू पहले आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना होगा, यही तो करना होगा। तो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, आर क्यूब बन गया, डिफरेंशिएट करो 3R स्क्वायर बन गया, 3P0 R स्क्वायर। ठीक है, अपने पास हो गया, फिर डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी करोगे तो 3P0 रहेगा, दैट्स इट। ये अपने पास आ गया, यहाँ पर क्या आ गई? रो भी आ गई। गाइस डाइवर्जेंस का ध्यान रखना, जल्दबाजी में ना गलतियां होती हैं यहाँ पर, तो तुम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर सकते हो। इसको जैसे अभी से शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लो, डाइवर्जेंस तुम्हारा 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जल्दबाजी में हम डाइवर्जेंस के यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल देते हैं बाय मिस्टेक, डेल बाय डेल आर। ठीक है, और वो ऑप्शन में मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर ये गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिलवाई जा सकती है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो -P0 आएगा यहाँ पर, रो बी इज इक्वल टू -3P0। अब क्या करना है मेरे को? बाउंड चार्ज निकालना है, तो क्यू भी बाउंड निकाल रहा हूं मैं, वो भी वॉल्यूम वाला।
ठीक है, तो क्या करूंगा, 3p0 लूंगा, नेगेटिव साइन है dv कर दूंगा, तो ये तो कांस्टेंट बैठा है आगे, ये dv है, इंटीग्रेट करवा दो। वॉल्यूम किसकी है, क्यूब की है, लेट्स से साइड दे रखी थी तुम्हें a, ठीक है, तो a क्यूब आ जाएगा सीधा सीधा, तो अपने पास यहाँ पर आ गया 3p0 a क्यूब विद नेगेटिव साइन। तो अपने पास जो क्यूबी सरफेस है वो क्या हो जाएगा, क्यूबी सरफेस जो है वो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी जस्ट, तो 3p0 a क्यूब आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कहाँ हम सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर जाते हैं, कहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन से तुरंत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर ऐसे, क्लियर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ओके नाइस। तो गैस इस सेशन में सिर्फ इतना रखते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक हमारी बाउंड्री कंडीशंस बची हैं, जो मेन काम बचा है हमारा वो बाउंड्री कंडीशंस का ही बचा है, हम उसको देखेंगे और फिर हम आगे उसके बाद कैपेसिटी की तरफ मूव, राइट, जो हमारी इंटरफेस के ऊपर बाउंड्री कंडीशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां से क्वेश्चन आना, ठीक है। तो माइक ऑन कर रहा हूँ, तो इन केस डाउट हो किसी को पूछ लो।